मेरा नाम डॉक्टर विनय जोशी और मेरे साथ आज मेरे गुरु भाई पंकज बहल जी हैं। जय गुरुदेव। और जय गुरुदेव पंकज जी। आज ये हमारा सौभाग्य है कि हम एस्ट्रोलोक के माध्यम से आप सभी के सन्मुख उपस्थित हैं और हम आज जो चर्चा करेंगे वो राहु केतु के बारे में करेंगे। तो सबसे पहले तो मैं आभार मानना चाहता हूँ। ये पूरा जो शो है या मैं डेडिकेट करना चाहता हूँ एस्ट्रोलोक को और हमारे गुरु जिनका ना जो कि एक सेलिब्रिटी एस्ट्रोलॉजर हैं, जिनके बारे में बहुत से लोग जानते हैं और उनका नाम श्री पंकज खंडेलवाल जी है। तो हम आज 2 साल से पंकज खंडेलवाल जी के शिष्य हैं और उन्होंने हमने ज्योतिषी विद्या उन्हीं से ग्रहण किए और बहुत ही सरल तरीके से ज्योतिषी विद्या उन्होंने ग्रहण की है। मैं आलोक खंडेलवाल जी के बात से लिए बोलूं तो आलोक खंडेलवाल जी इंदौर के रहने वाले हैं और एक सेलिब्रिटी एस्ट्रोलॉजर है। नॉट ओनली वैदिक एस्ट्रोलॉजी, ही इज वेल वर्स्ड इन पामिस्ट्री ऑल्सो, ही इज वेल वर्स्ड इन वास्तु ऑल्सो, ही इज वेल वर्स्ड इन डिफरेंट डिफरेंट एस्ट्रोलॉजीज की जो ब्रांचेस हैं, जैसे जेमिनी हुआ, केपी हुआ, लाल किताब हुआ, तो सबके वो बहुत ही अच्छे ज्ञाता हैं। आलोक खंडेलवाल जी के पिताजी भी एक एस्ट्रोलॉजर रह चुके हैं। तो जो एस्ट्रोलॉजी है दैट इज इन ब्लड, उनने उनके घर में एस्ट्रोलॉजी है, दैट इज इन ब्लड। सो दैट इज सी, एस्ट्रोलॉजी में इंट्यूशन का भी बहुत बड़ा काम होता है, इसलिए मैं इस चीज को फोकस कर रहा हूँ। आलोक खंडेलवाल जी ने जो एस्ट्रोलॉजी का जो वेंचर अपना शुरू किया है, ये उनके गुरु की आज्ञा से किया हुआ है और उनके गुरु जो श्री श्री रविशंकर जी हैं, हम उनको भी आज इसके माध्यम से उनको हम प्रणाम करते हैं, आलोक जी को भी प्रणाम करते हैं। और जिससे कि आज अष्टलोक इस हाइट्स पे पहुंचा हुआ है और हमें ये सौभाग्य मिला है कि हम उनके शिष्य रहे और हम उनसे पढ़े। तो आज का जो हमने टॉपिक चूज किया हुआ है वो राहु केतु के ऊपर चूज किया हुआ है। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि हमारे सौर मंडल में 9 ग्रह हैं। वी हैव गॉट 9 प्लैनेट्स एंड आउट ऑफ दिस 9 प्लैनेट्स, इस 9 प्लैनेट्स में से जो 2 प्लैनेट हैं वो है, एक है राहु और दूसरा है केतु। इनके ये दिस 2 प्लैनेट्स का जो है फिजिकल एग्जिस्टेंस हमारे सौर मंडल में नहीं है। इफ यू टॉक अबाउट कि दे हैव गॉट अ फिजिकल एग्जिस्टेंस इन अवर सिस्टम, सोलर सिस्टम, सो दैट इज नॉट देयर। इनको छाया ग्रह के नाम से संज्ञा दी हुई है। ये इसको अगर उस तरीके से भी हम समझें तो दीज आर द 2 नोड्स ऑफ मून, वन वे ऑफ लुकिंग एट इट। और इनका फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है। इसको मैं थोड़ी, इस राहु केतु को थोड़ा सा मैं अलग समझाने की कोशिश करूं तो आप ये समझिए, विबजीआर हमने साइंस में सभी ने पढ़ा है कि वॉयलेट से लेकर रेड तक अलग अलग कलर्स होते हैं, तो डिफरेंट डिफरेंट प्लैनेट्स के अलग अलग कलर्स होते हैं। बट इफ यू टॉक अबाउट राहु, इसका कोई कलर नहीं है, ना ही केतु का कोई कलर है। राहु को अगर मैं बात करूं तो ये अल्ट्रा वॉयलेट फ्रीक्वेंसी की रेंज पे ऑपरेट करता है। केतु को मैं बात करूं तो ये इंफ्रारेड की फ्रीक्वेंसीज पे बात करता है। सो ये जो फ्रीक्वेंसीज हैं, ये ह्यूमन जो मनुष्य है, इस फ्रीक्वेंसीज को नहीं समझ पाता या इस कलर्स को भी नहीं समझ पाता। सो इसीलिए ये जो दोनों प्लैनेट्स है, दे आर वेरी मिस्टेरिकल इन नेचर। कौन से टाइम पे कौन सी सिचुएशन आ जाए, फॉर एग्जाम्पल राहु एकदम कोई भी चीज सडन करता है, केतु वही चीज बहुत सस्पेंस के साथ करता है। तो दैट इज वाई दिस प्लैनेट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। अब दूसरा मैं इसका एंगल आपको बताऊं राहु केतु का, कि जो हमारा जीवन है इस पृथ्वी पे, हम पैदा होते हैं और पैदा होने से ले तक से शुरू होने तक हमारी जो जर्नी, डेथ तक की जो जर्नी है, हम उसको डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस से पास होते हैं। अब आप अपना थोड़ा सा अगर मैं बताऊं हमारा जन्म कैसे होता है और हमारी मृत्यु कैसे होती है, तो हमारे एक्चुअली देखा जाए तो मुझको मेरे जन्म के पहले का कुछ पता नहीं है। मैं कहाँ पे था, मेरी योनि कौन सी थी, मैं कौन से घर में था, मेरे माँ बाप कौन से थे, मेरे को कुछ पता नहीं है और किसी को भी नहीं पता रहता है। और वही चीज होगी जब मैं इस दुनिया को विदा कर जाऊंगा, तो उसके बाद का भी मेरे को नहीं पता है। तो ये जो पीछे का कार्यक्रम था जहां पता नहीं था, वो भी अननोन है, वो राहु है। और उसी राहु के कारण, जो कि राहु डिजायर्स को शो करता है,
तो उसी के कारण मैं इस पृथ्वी पे आया हूं। मेरा इस पृथ्वी पे आने का एक पर्पस है जो कि पूरा नहीं हुआ है, इसीलिए मेरे को जन्म लेना पड़ा है। अदरवाइज मैं जन्म में मेरे को, अगर मेरे में वो डिजायर खत्म हो चुकी होती या मैं सब कुछ चीजें जीरो पे हो चुकी होती तो मेरा इस पृथ्वी पे जन्म नहीं होता। और दूसरी चीज है, मरने के बाद का भी आपको कुछ पता नहीं कि आप कहाँ जाओगे। तो कहने का मतलब ये है कि जन्म के पहले का, मृत्यु के बाद का, ये दोनों जोन कंप्लीटली अननोन है। और हम इस पृथ्वी पे आए हुए हैं कुछ डिजायर्स लेके जो कि फुलफिल करना है, जिसको मैं बोलूंगा कि शायद कोई ऋणानुबंध है हमारा, तो इस पृथ्वी पर है। और जहां तक मैं अब पर्टिकुलर राहु की बात करूं, तो राहु एक प्लैनेट है जो कि कंप्लीटली डिजायर को शो करता है। इसकी मैं एक छोटी सी आपको कहानी बताना चाहूंगा कि ये राहु केतु हमारे सौर मंडल में आए कैसे। आप सभी को पता है कि हमारे पुराणों में एक कथा ऐसी है कि जिसमें कि सागर मंथन हुआ था। और सागर मंथन हुआ था दैत्यों और देवताओं के बीच में। उसमें जब सागर मंथन हुआ था तो बहुत से रत्न भी निकले थे, 14 टाइप के रत्न निकले थे। उसमें से जो आखिरी में निकला था वो अमृत का घड़ा निकला था। जब अमृत का घड़ा निकला था तो इसके लिए पीछे लड़ाई हुई थी देवता और दैत्यों में कि ये अमृत कौन हासिल करेगा। अच्छा, उस टाइम ये हुआ था कि जब ये लड़ाई चल रही थी तो देवता इतने थक गए थे कि वो जो अमृत का घड़ा था वो दैत्यों ने अपने पास हथिया लिया था और वो आपस में लड़ने लगे थे कि ये इसका बंटवारा कैसे होगा। जब ये देखा कि देवता थक गए हैं, विष्णु जी ने मोहिनी रूप धारण किया और वो वहां पे आए, खुद वहां पे आए। मोहिनी रूप को देखने के बाद जितने भी असुर गण थे, राक्षस गण थे, वो इतने प्रभावित हुए कि वो लड़ाई झगड़ा छोड़ के उनका जो पूरा डाइवर्ट था, अटेंशन जो था, वो विष्णु रूपी जो मोहिनी है उन पर चला गया। और मोहिनी ने उनसे वो घड़ा, राक्षसों से वो घड़ा अपने पास ले लिया। और राक्षसों ने ये बोला कि देवी, जिस तरह से आप अमृत का बंटवारा करना चाहो आप कर सकती हो। तो इस तरह से वो घड़ा मोहिनी के पास, जो विष्णु रूपी मोहिनी है उनके पास आ गया। जब मोहिनी के पास वो विष्णु रूपी घड़ा, जो विष्णु के पास जो घड़ा उनके पास जब आ गया, तो उन्होंने देवताओं को एक लाइन में बिठाया, दैत्यों को एक लाइन में बिठाया और अमृत का बांटने का काम शुरू किया। अब यहां से शुरू होता है, इन दैत्यों में से एक राक्षस, एक दैत्य जिसका नाम स्वरभानु राक्षस था, वो वो समझ गया कि ये विष्णु जी हैं जिन्होंने मोहिनी रूप धारण किया हुआ है। और उनको पता था कि ये विष्णु जी की चाल है कि ये सिर्फ देवताओं को अमृत पिलाएंगे। ये वो स्वरभानु नाम का राक्षस जान गया था। और ये जानने के बाद वो तुरंत दूसरा रूप धारण करके देवताओं की लाइन में आके बैठ गया था ताकि उसको भी अमृत ग्रहण करने का मौका मिले। जब अमृत ग्रहण बांटना शुरू किया विष्णु जी ने, मोहिनी रूप ने, तो स्वरभानु राक्षस के पास को भी मिला, उसने भी वो ग्रहण किया। बट जब वो ग्रहण कर रहा था तो सूर्य और चंद्र की दृष्टि उन पे पड़ी और उन्होंने विष्णु जी को बताया कि ये राक्षस है, इन्होंने दूसरा रूप धारण किया हुआ है, आप इनको इनको मत दीजिए। बट उस टाइम तक वो चीज ग्रहण हो चुकी थी। और जैसे ही इनको पता चला, विष्णु जी ने अपना सुदर्शन चक्र निकाला और स्वर भानु राम का जो गला था, जो पूरी उनकी बॉडी थी, उनको दो पार्ट्स में उसको डिवाइड कर दिया या उनको मार दिया। बट चूंकि वो अमृत अपना इफेक्ट दिखा चुका था तो वो मरा नहीं और सिर्फ कट गया दो पार्टों में। सो ये जो दो पार्ट है, जो ऊपर का पार्ट है उसको हम राहु बोलते हैं और जो नीचे का पार्ट है उसको हम केतु बोलते हैं। तो इनका फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है, ये छाया ग्रह है। बट आप एक चीज सोचिए, अब मैं राहु के बारे में फोकस करूंगा, केतु जी के बारे में आपको पंकज जी बताएंगे। तो अगर हम राहु की पर्टिकुलर बात करें तो देखिए कि ये राहु जो कि स्वर भानु राक्षस था, ये कितना शातिर होगा, कितना चालाक होगा, कितना इसकी प्लानिंग कितनी अच्छी रही होगी, इसकी स्ट्रैटेजी कितनी अच्छी रही होगी कि इसने विष्णु जी वहां होते हुए भी दूसरा रूप धारण करके वो देवताओं की पंक्ति में बैठ गया। तो आप ये सोचिए कि ये जो राहु ग्रह है ये बहुत बड़ा प्लानर है, ये बहुत बड़ा
स्ट्रैटेजिस्ट है। इसको राहु एक डिजायर है हमारी, जो हम पृथ्वी पे आए एक डिजायर के कारण आए, तो ये हमारी डिजायर है। ये राहु को हर चीज चाहिए ही चाहिए। अगर वो चाहे कि कोई चीज मेरे को चाहिए है, तो वो उसको उसके लिए वो किसी हद तक भी जा सकता है। और राहु पाप ग्रह, देखिए बेसिक कैरेक्टरिस्टिक जो राहु की है, वो ही इज एन डेविल, असुर है। तो उसमें जो प्रवृत्तियां हैं वो भी असुरों की हैं। अच्छा, जब ये असुर हुआ, प्रवृत्ति हुई, तो क्या है कि बाकी ग्रहों की, अगर हम प्लैनेट्स की बात करें, तो सबकी अपनी एक बाउंड्रीज है, सबका एक वैल्यू सिस्टम है। राहु का ऐसा कोई वैल्यू सिस्टम नहीं है। राहु कोई बाउंड्रीज जानता ही नहीं है। राहु बाउंड्रीज को ब्रेक करने भी जानता है। राहु उसको नई नई चीजें चाहिए। इसलिए राहु फॉरेन लैंड का भी कारक है, इसलिए राहु ट्रैवल का भी कारक है। इसलिए राहु लीक से हटके, कोई चीज लीक से हटके करने पे बिलीव करता है। उसको ऑर्थोडॉक्स सिस्टम्स या ऑर्थोडॉक्स बिलीफ सिस्टम से नफरत है, वो नहीं करता वो चीज। वो उसको चीज अलग हटके चाहिए। जहां भी वो बैठा है, जिस भी पोजीशन में बैठा है, उसको चीज अलग चाहिए। उसको बाउंड्रीज नहीं चाहिए। वो उसको छल छल अच्छे से जानता है, कपट करना अच्छे से जानता है। वो एक मायावी ग्रह है। अगर वो बोलता भी है, तो उसके बोलने में भी एक माया है, जिससे कि सामने वाला आदमी फंस सकता है। तो ये हुआ राहु। राहु ग्रह एक राहु ग्रह इतना इगोइस्टिक ग्रह है, एरोगेंट उसमें भरा हुआ है, सेल्फिशनेस उसमें पूरी भरी हुई है। राहु कारक है मेंटल इलनेस का भी, राहु कारक है पॉइजनिंग का भी, राहु कारक है प्रोस्टिट्यूशन का भी, राहु कारक है लिकर का, टबैको का। ये सब राहु के अंतर्गत आता है। जितनी भी सिंफुल चीजें हैं, जिससे कि आदमी आदमी भगवान से दूर हो जाए, ऐसी सब चीजें हैं जो आपको हरि से दूर कराएं, उसका नाम राहु। तो ये सब चीजें आपको हरि से, भगवान राम से दूर करा रही हैं, तो ये राहु है। और राहु का जो इम्पैक्ट है मानवीय जीवन पे, वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। जैसे मैंने आपको बताया, ये बहुत ही एक स्ट्रांग प्लैनेट है, इससे कोई बच नहीं सकता। ये टॉपिक जो हमने लिया है, और हमारी कुंडली में हमको ये देखना है कि राहु कहाँ बैठा है, और उसके हिसाब से राहु को किस तरीके से डायरेक्शन देनी है। देखिए, राहु में अनबाउंडेड एनर्जी है, राहु में दिमाग है, सब कुछ है। बट इस राहु को अगर हम सही डायरेक्शन में लगा दें, तो यही राहु हमको भगवान से मिला सकता है। यही राहु हमको स्पिरिचुअलिटी की तरफ ले जा सकता है। यही राहु हमको लाइफ में हर पीक पे ले जा सकता है। ओनली थिंग इज, हमको ये पता होना चाहिए कि ये जो राहु है, इससे हम बेस्ट रिजल्ट्स कैसे ले। राहु ग्रैंडफादर का भी कारक होता है। राहु की जो डायरेक्शन होती है, दैट इज साउथ वेस्ट डायरेक्शन। राहु का जो जेम होता है, उसको हम गोमेद कहते हैं। तो राहु के बारे में इतनी सब चीजें हैं। ये जितनी मेंटल इलनेस होती है, ये भी राहु के अंदर आती है। रिसर्च जो होता है, वो राहु के अंदर आता है। और राहु एक प्लैनेट है जो कि बहुत स्ट्रांग प्लैनेट है। इसको इसको और इसका जो वर्स्ट पार्ट है, देयर इज नो बाउंड्रीज फॉर राहु। तो राहु किसी हद तक भी जा सकता है। तो ये सब चीजें राहु के अंदर आती है। ये एक पाप ग्रह है। और जैसे ये राहु, ये जो मैं स्वर्ण भानु राक्षस की बात कर रहा था, ये उसका ऊपर के पार्ट की हम बात कर रहे थे, जो कि राहु है, इज फुल ऑफ डिजायर्स। उसको वो चीजें चाहिए, पैशन है, ऑब्सेशन है, हर चीज चाहिए। अच्छा, राहु का क्या है, नीचे का हिस्सा नहीं है, पेट नहीं है, तो मुंह है। मुंह से उस चीज को, वो चीज ले रहा है, उसको डिजायर, उसकी जितनी भी डिजायर फुलफिल हो रही है, बट वो सेटिस्फाई कभी भी नहीं हो रहा है, क्योंकि उसका पेट भर ही नहीं रहा है, क्योंकि नीचे का हिस्सा है ही नहीं। तो वो जो चीज उसको मिल भी रही है, एक चीज मिलने के बाद उसको दूसरी चीज चाहिए, दूसरे के बाद उसको तीसरी चीज चाहिए। और उसको ये लग रहा है, जो कि सबसे बड़ा इल्यूजन है, कि उसको वो चीज मटेरियलिस्टिक चीज मिलने के बाद उसको एक कंटेनमेंट की फीलिंग आएगी, एक जीवन में आनंद आएगा, जीवन का लाइफ का पर्पस मिलेगा। बट ऐसा है नहीं, ऐसा होता ही नहीं है। राहु एक्चुअली, राहु को मैं अलग से डिफाइन करूं, तो राहु तो सडन ग्रह भी है, जो कि चीजें सडन करता है, जो कि हमको पता नहीं रहती। और राहु वो भी है कि जो दिख रहा है बट वो है नहीं। जैसे ये माया मेरे को दिख रही है, ये पूरा संसार दिख रहा है, बट ये एक्चुअली में संसार है नहीं, ये बहुत बड़ी माया है, एक दिन खत्म हो जाने वाली है, और ये है नहीं। और केतु जस्ट इसका उल्टा है, जो है नहीं बट जो दिख नहीं रहा बट है। सो ये डिफरेंस है राहु और केतु में। सो ये जो पूरी जो आज का भागम भाग चल रही है जीवन में, और हर चीज को चाहिए, और ये आज के सिनेरियो में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए है, क्योंकि
अगर मैं 10 या 20 साल पहले का कंपैरिजन करूं तो लोग उतने स्वार्थी नहीं थे, या लोग मटेरियलिस्टिक चीज के पीछे उतने ही नहीं थे जितने कि आज हैं। आज हाय हाय मची हुई है, ये चाहिए वो चाहिए। जबकि आज की लाइफ में 25 साल पहले से कंपेयर करूं तो आज हर घर में कार है, हर घर में बेसिक नेसेसिटीज की चीजें हैं, क्वालिटी ऑफ लाइफ सबकी अच्छी हो गई है। फिर भी वो कंटेंटमेंट नहीं है, वो एक सुख होता है वो नहीं है। आज आदमी भागा जा रहा है, उसको और चाहिए, और कहाँ जा रहा है ये नहीं पता, क्योंकि पता ही नहीं होगा ना, क्योंकि ये राहु की माया का खेल है। कहाँ जा रहा है पता नहीं, क्या होने वाला है पता नहीं, कहाँ से आया पता नहीं, कहाँ जाएगा पता नहीं, सब चीज राहु। तो मेरा जो इस धरती पे जो भी चीज हो रही है, एक जो दौड़ चल रही है एक्विजिशन के लिए, ये सब राहु है, ये सब राहु है। तो इसको लेते हुए पंकज जी, ये है इसका स्वर्ण भानु राक्षस जी का ऊपर का पोर्शन जो कि राहु है, और वो की कंप्लीट डिजायर है, इंडिपेंडेंस चाहिए। अब आप थोड़ा सा केतु के बारे में बताइए हमारे दर्शकों को। विनय जी, पहले तो आपने इतनी अच्छी जो पौराणिक स्टोरी थी वो सुनाई राहु केतु के बारे में, और साथ साथ राहु को आपने इतना ब्रीफ में बता दिया है, मेरे को लगता है कुछ अब बचा नहीं है राहु के बारे में समझने के लिए श्रोताओं के लिए। तो काफी आपने अच्छा ब्रीफ में समझा है। और अब मैं बात करने जा रहा हूँ केतु के बारे में। तो राहु केतु वैसे एक ही राक्षस है, बट चूंकि वो दो पार्ट में बढ़ गए, हेड राहु के पास है, टेल जो है वो केतु के पास, केतु इज टेल। लेकिन दोनों के कैरेक्टरिस्टिक्स में बहुत जमीन आसमान का अंतर है। राहु फुल ऑफ डिजायर है, केतु इज देयर इज नो डिजायर। क्योंकि जितनी भी डिजायर है वो हमारे ब्रेन में यहाँ पर चलती है, जो कि राहु के पास है। इसलिए केतु जो है वो प्योरली अध्यात्म का प्लेनेट है। मैं कहूँ लिबरेशन जो कहे हम कहते हैं, सेल्वेशन, मुक्तिदायक कहते हैं, वो केतु है। मोक्षदायक वो केतु है। और केतु की यदि बात मैं कहूँ तो कुछ सिमिलरिटीज राहु केतु में मिलती है कि दोनों अनप्रिडिक्टेबल है। क्या होगा हम पहचान नहीं सकते, क्योंकि रहस्यमय व दबा छुपा ग्रह है केतु। ऑल ऑफ द सडन एक्टिविटी जो होती है पॉजिटिव या निगेटिव, वो सब राहु केतु के कारण हमारे जीवन में होती है। और यदि केतु की बात करूं तो एक अननोन फियर भी हमें केतु देता है, क्योंकि उसके पास हेड नहीं है, तो अननोन फियर है क्या होगा। और केतु को हमेशा यदि हम बात करें तो एक डायरेक्शन चाहिए, क्योंकि उसके पास हेड नहीं, किधर जाना है उसको नहीं मालूम। इसलिए केतु ऑलवेज नीड गुरु या मेंटोर। इफ ही वांट्स टू अचीव द स्पिरिचुअल पाथ, अपने स्पिरिचुअल पाथ को यदि अचीव करना है, एनलाइटमेंट को चाहिए, तो उसको एक गुरु की आवश्यकता होती है। और यदि उसको गुरु मिल जाए केतु को, तो बेस्ट वे है, वो स्पिरिचुअल पाथ पे सक्सेस उसको मिलेगी और वो एनलाइटमेंट हो जाएगा। अब यदि हम बात करें तो केतु को कैसे आपने बताया ना कि केतु दिखता नहीं पर होता है, राहु होता है पर एक्चुअल दिखता नहीं है, क्या सॉरी दिखता है पर होता नहीं। जैसे कि हम बात करें मोह माया, ये सब राहु है, बट एक्चुअल में कुछ है नहीं अंदर। और केतु कैसा है, जैसे हम बात करें भगवान की बात करें, भगवान दिखते नहीं पर है एक्चुअल वास्तविकता में। और इसको अगर जनरल भाषा में यदि मुझे समझाने का मौका मिले तो बीमारी की यदि बात करें तो इजीली समझ पाएंगे सब। स्किन डिसीज जो आती है वो राहु में आती है, क्योंकि वो ऊपर दिखती है बट अंदर कुछ नहीं आती, कोई बीमारी नहीं है। बट केतु में जैसे कैंसर डायग्नोस ही नहीं होता एंड टाइम, अंदर चल रहा है, बीमारी बढ़ रही है और एंड टाइम पर सडन पॉपअप होता है, तो वो केतु है। इसलिए कहते हैं केतु में जो बीमारी आती है वो अंदर चलती रहती है, आदमी को एंड टाइम पे मालूम पड़ती है। इसलिए केतु को पकड़ पाना मुश्किल है। बिल्कुल। और केतु कहते हैं कि वैराग्य का प्लेनेट, डिटेच कर देता है आदमी को। जहां वो केतु बैठा है आपकी कुंडली में, उस भाव से आपको डिटेच कर देगा, उस रिश्ते से आपको डिटेच कर देगा। केतु को कहते हैं एब्जॉर्ब कर लेता है, और अनप्रेडिक्टेबल भी है। और ये तो बात हो गई मेरे ख्याल से केतु के बारे में। अब इसको हम कुंडली के अनुसार समझेंगे तो ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। और आज हम बात करेंगे राहु केतु एक्सिस के बारे में। और राहु केतु एक्सिस कैसा है ना, पिछले जन्मों के कर्मों से इसका संबंध है। राहु है मतलब हमारी वहां डिजायर है, केतु है मतलब हमें वहां से मुक्ति मिलेगी। हमारा कर्मा वहां पिछले जन्म में हमने काफी उस जगह का काफी मिसयूज कर लिया या काफी उपयोग कर लिया, इसलिए इस जन्म में हमारा वहां ध्यान नहीं जाता जहाँ केतु रहता है। और जहाँ राहु रहता है वहां हमारा पूरा फोकस रहता है। तो अब इसको हम 12 कुंडली के भाव होते हैं, 12 हाउस होते हैं, और राहु जहां रहता है उसके जस्ट ऑपोजिट 180 डिग्री पे केतु होता है। तो हम स्टार्ट करेंगे फर्स्ट हाउस से राहु को, और 7th हाउस जस्ट ऑपोजिट केतु वहां पर बैठा है। तो वो क्या परिणाम देगा, तो मैं चाहूंगा मेरे श्रोताओं को
यदि उनके पास अपनी कुंडली है तो वो कुंडली को देख लें, ओपन कर लें और देख लें उनका राहु केतु कहाँ बैठा है, ताकि उनको काफी कुछ चीजें समझ में आ जाएगी। कुछ बिल्कुल रेमेडीज भी सही। हम बताएंगे साथ साथ, तो वो भी क्लियर होते जाएगा। तो काफी हम्म, एक अच्छा सेशन है राहु केतु का या समझने में। तो हम या स्टार्ट करते मैं हैं। पंकज जी थोड़ी सी एक लाइन ऐड करना चाहूंगा कि जो हम ये बात कर रहे हैं कि राहु कहाँ बैठे हैं और उसके हिसाब से परिणाम क्या होंगे, या केतु हम्म। कहाँ बैठे हैं जिसके परिणाम क्या होंगे। अ, उसके पहले हमने राहु क्या चीज है, राहु ग्रह क्या है, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, केतु क्या है, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, किस तरह से बिहेव करते हैं, इस पे भी अपन ने डिटेल में चर्चा करी है। देखिए, बिल्कुल। मेरा सभी श्रोतागण से एक निवेदन है कि आप इसको ऐसा मत मानिए कि यह ग्रह गलत ग्रह है। देखिए, बेसिक वो पाप ग्रह है, प्रवृत्ति उनकी पाप ग्रह की है, बट ये सब डिपेंड करता है कि वो ग्रह राहु केतु आपकी कुंडली में कहाँ पे बैठे हुए हैं, कौन सी राशि में बैठे हुए हैं, वो उनकी मित्र राशि है या शत्रु राशि है या सम राशि है। फिर एक बहुत बड़ी चीज इसमें ये पूरा जो डायनामिक्स है वो रिजल्ट्स चेंज कर देती है कि गुरु पूरे 9 ग्रहों में सबसे ज्यादा बेनिफिक प्लैनेट है, जिसकी पूरी दृष्टि में अमृत है। तो देखिए, अब आप इसको ये समझिए कि ये जो दोनों ग्रह है ये है तो डेविल, है तो राक्षस, बट अगर किसी राक्षस को या किसी गुंडे टाइप के इंसान को संगत अच्छी मिल जाए या गाइडेंस अच्छा मिल जाए या उस पे किसी गुरु की कृपा हो जाए, तो ये जो नेगेटिव एनर्जी थी इन दोनों ग्रहों की, ये उतनी ही पॉजिटिव हो जाएगी। ये इतनी पॉजिटिव हो जाएगी कि वो आदमी को रैक्स से रीचेस तक 1 सेकंड में बना सकती है। ये स्पिरिचुअलिटी की हाइट तक ले जा सकती है, ये मोक्ष की हाइट तक ले जा सकती है। तो इस चीज को ये नहीं है कि ये गलत ही है और ये लोग ये प्लैनेट्स गलत ही करेंगे। ये प्लैनेट्स अगर अच्छे बैठे हों, अच्छी दृष्टि हो और बाकी के जो कॉन्फ़िगरेशन है वो भी सपोर्ट कर रही हो, तो दीज प्लैनेट्स कैन क्रिएट बिग बिग राजयोगा, बिग बिग राजयोगा। ओके, सो ये मैं थोड़ा बिल्कुल सा विनय जी। कहना चाहता था। ठीक है पंकज जी, आप शुरू करें। नहीं, आपने अच्छा क्लियर करा, क्योंकि क्या होता है, राहु केतु एक्सिस जो है, हम यहाँ बात करने जा रहे हैं सिर्फ राहु और केतु के बारे में। यहाँ राहु जी। किस राशि में बैठा है, किस ग्रह की हम्म। दृष्टि पड़ रही है, यहाँ हम ये बात नहीं करेंगे, क्योंकि उससे वेरिएशन पॉजिटिव निगेटिव पढ़ते जाएंगे। यदि शुभ करेक्ट। ग्रह की दृष्टि है तो पॉजिटिव होगा, निगेटिव यदि पाप ग्रह बैठे हैं या देख रहे हैं तो वो उसके निगेटिव रिजल्ट्स को बढ़ा देगा, इंटेंसिफाई। तो करेक्ट। स्टार्ट करते हैं हम फर्स्ट हाउस से। तो राहु फर्स्ट हाउस में, केतु सेवंथ हाउस। तो राहु जी। फर्स्ट हाउस, तो पहले फर्स्ट हाउस में आता क्या है पहले हम ये समझे। फर्स्ट हाउस मतलब हम जब पहली ब्रीथ जो लेते हैं, सांस लेते हैं, वो फर्स्ट हाउस है। तो हम्म। यदि हमको जातक के पर्सनालिटी के बारे में बात करना है या उसके सेल्फ के बारे में बात करना है, या वो कैसा सोचता है, उसका दिमाग क्या चलता है, किधर जाता है, वो फर्स्ट हाउस हमें बताता है, उसकी बॉडी स्ट्रक्चर बताता है। अब हम्म। यहाँ पर राहु बैठा है, तो राहु मतलब आपका फोकस, जहां पर राहु रहता है वहां आपका फोकस रहता है पहले। तो मतलब आपका हम्म। फोकस अपने आप के ऊपर है। इट मीन्स आप अपने आप को बहुत अच्छे से प्रेजेंट करना चाहोगे लोगों के सामने। यदि हम्म। किसी लड़के की कुंडली और राहु फर्स्ट हाउस बैठा है, तो वो जिम जाएगा या अपने ऊपर ओवरऑल बॉडी पे ध्यान देगा, लोगों को अपने मतलब लोगों के सामने अपने आप को बहुत अच्छे से प्रेजेंट करेगा। और यदि किसी फीमेल की कुंडली में राहु बैठा है फर्स्ट हाउस में, तो वो पार्लर जाएगी या फिर अच्छे से उसको सजना संवरना पसंद रहेगा, ताकि वो लोगों के सामने एक अच्छे से दिखे, क्योंकि राहु को अपने अट्रैक्शन पसंद है। राहु अट्रैक्शन चाहता है। और फर्स्ट हाउस में राहु, यदि हम बात करें तो माइंड में, आपका माइंड है, तो यहाँ पर राहु आपको चतुर बनाएगा। ऐसे फर्स्ट हाउस राहु वाले मैंने देखा बिजनेस में ज्यादा अच्छा रोल प्ले करते हैं, और जॉब में कम इंटरेस्ट रहता है उनका, बिजनेस में ज्यादा इंटरेस्ट है, क्योंकि क्रिएटिविटी भी राहु देता है। और फर्स्ट हाउस में राहु रहता है तो आप प्लान बहुत अच्छे से कर पाते हो, बहुत अच्छा जी। प्लानर बनाता है आपको। हो सकता है हम्म। वो लैक ऑफ एग्जीक्यूशन में जरूर हो सकता है कि आप एग्जीक्यूशन में जी। कमी रहे, बट हम्म। प्लानिंग बहुत अच्छी करता है। तो राहु फर्स्ट हाउस वाले के पास यदि आप कोई आइडिया लेने जाओगे तो आपको बेस्ट आइडिया देगा। करेक्ट। अब यहाँ पर एक चीज और है कि निगेटिव कई बार देखी गई है कि सिरदर्द की शिकायत होती है। वो क्यों होती? हम्म। आप कंटिन्यूस थॉट्स चलते रहते, कंटिन्यूस सोचते रहते। तो यहाँ पर राहु फर्स्ट हाउस में कई बार सिरदर्द की शिकायत देता है। हम्म। अब इसके हम जस्ट ऑपोजिट बात करें तो केतु है सेवंथ हाउस में। तो केतु का हम्म। जैसे मैंने आपको बताया कि केतु अध्यात्म का प्लेनेट है, डिटेच करता है। हम्म। तो यदि सेवंथ हाउस में केतु है और वो, यदि हम पॉजिटिव बात करें,
तो आपके 7th हाउस होता है हमारे स्पाउस का, वाइफ का स्थान होता है, मतलब लाइफ पार्टनर का होता है। 7th हाउस हमारे बिजनेस का स्थान होता है, जनता का स्थान है, क्योंकि फर्स्ट हाउस हम है और 7th हाउस जनता है, ऑपोजिट बराबर। जस्ट। तो यदि केतु वहां पॉजिटिव बैठा है, मतलब अपने मित्र राशि में या शुभ ग्रहों की दृष्टि है, तो आपकी लाइफ, मैरिज लाइफ को वो बिगाड़ेगा नहीं, खराब ना करेगा, लेकिन अच्छा, मतलब अच्छा नहीं करेगा, बट वो खराब भी नहीं करेगा, क्योंकि केतु बैठा है वहां दिक्कत तो आनी है। बट चूंकि शुभ ग्रह की दृष्टि है, मित्र राशि में बैठा है अपनी उच्च राशि में, तो मैरिज को संभाल लेगा। बिजनेस में आपको फायदा देता है केतु, यदि शुभ ग्रह शुभ उसमें बैठा है तो आपको जनता से सपोर्ट मिलेगा। और यदि केतु निगेटिव है तो डाइवोर्स की स्थिति भी बन जाती है, यदि गुरु की इस पर दृष्टि नहीं पड़ रही खासकर। और आपको बिजनेस में नुकसान हो सकता है आकस्मिक, और जनता से आपको धोखा मिल सकता है। तो इधर वो पॉजिटिव निगेटिव डिपेंड करता है कुंडली में। बट मैंने एक चीज विनय जी, मैंने एक चीज कॉमन देखी है 7th हाउस केतु में, शादी के बाद भाग्योदय जरूर होता है। मतलब आप, यदि वो लड़की है जिस घर में जाएगी तो वहां उसकी बंदे की ग्रोथ होगी, मतलब सही सही बोल रहे हैं। मटेरियलिस्टिक ग्रोथ होगी, और काफी अच्छा रहता है 7th हाउस में तो केतु इन टर्म्स ऑफ भाग्योदय। बाकी वैसे पंक केतु की सीटिंग 7th हाउस में अच्छी नहीं मानी। और यहाँ पर एक चीज पंक जो अच्छी है कि विनय पंकज जी जी, कुछ, हाँ कुछ बोल रहे मैं थे आप। थोड़ा सा कह रहा था, पंक 7th हाउस में केतु में अगर कपल जितने जल्दी अपना पहला बच्चा कर ले उतना ज्यादा अच्छा है, क्योंकि उसके बाद वो स्टेबिलिटी लाइफ में शुरू हो जाती है उनके, क्योंकि वो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है उस कपल पे, एक मैच्योरिटी लेवल बढ़ जाता है। जब तक वो केतु के इफेक्ट्स बने रहते हैं, और जैसे ही पहला बच्चा हम अगर जितने जल्दी कर लें तो उसके बाद ये इफेक्ट्स कम होना शुरू हो जाते ये एक रेमेडी आपने अच्छी बताई, और एक कार्मिक उपाय जिसे हम कहते हैं कार्मिक उपाय। हैं। या इसके साथ साथ एक और रेमेडी इसमें निकलती है कि आप, यदि आपकी शादी नहीं हुई है और आपका राहु केतु एक्सिस है फर्स्ट 7th में, तो आपको लाइफ पार्टनर ऐसा दिखना चाहिए जिसका 7th हाउस में इधर राहु हो या केतु हो, तो भी आपकी ओके। मैरिज टिक जाती है, क्योंकि वहां बराबर होता है, मैचिंग मैचिंग हो जाती है आप। और यहाँ पर रेमेडी एक कार्मिक उपाय और है कि आप 7th हाउस में केतु है, तो आप किसी से एक्सपेक्टेशन मत रखो लाइफ में, डोंट एक्सपेक्ट विद एनीवन, और हेल्प करो अदर पीपल, मतलब सेल्फलेसली, कोई बिना एक्सपेक्टेशन के आप लोगों की मदद करो, तो यहाँ पर केतु बेस्ट करेक्ट रिजल्ट देता है। और करेक्ट। एक और चीज है, लास्ट रेमेडी, राहु फर्स्ट हाउस में है, तो ऐसे लोगों को मैंने देखा गुरु या मेंटोर की बहुत आवश्यकता पड़ती है लाइफ में करेक्ट गाइडेंस के लिए। और करेक्ट अगर गुरु इनको मिल जाए तो बेस्ट रिजल्ट देता है राहु केतु एक्सिस। करेक्ट। तो विनय जी, अब हमने बात करी फर्स्ट सेकंड, फर्स्ट हाउस राहु और 7th हाउस केतु, अब हम आगे बढ़ते हैं। तो यदि किसी जी। कुंडली में सेकंड हाउस राहु है और 8th हाउस में केतु है, तो वैसे तो काल पुरुष की कुंडली के अनुसार राहु की यहाँ उच्च राशि मानी गई, वृषभ राशि, जी। और राहु का भी फेवरेबल पोजीशन में आए थे यहाँ पर, और केतु 8th हाउस में उच्च के माने गए। तो राहु केतु एक्सिस सेकंड 8 काफी अच्छा रिजल्ट है, क्योंकि कैसा है ना कि हमको मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड के प्रति हमारा जो लगाव है वो भी हमें मिल जाएगा, यहाँ पर हमें डिजायर सारी पूरी होगी, और अध्यात्म के प्रति भी जो हमारा झुकाव है या लगाव है, हमें वो भी दोनों चीज साइमल्टेनियस चलती रहेगी लाइफ में। करेक्ट। कैसे, उसको हम समझने का प्रयास करते हैं। जैसे सेकंड हाउस राहु है, तो सेकंड हाउस जो होता है हमारे वेल्थ का स्थान है, और हमारे फैमिली मेंबर्स इसमें आते हैं, कुटुंब जो होता है हमारा वो सेकंड हाउस में आता है। हमारा फूड, हमें खाना खाने का जो अलग अलग वैरायटी है फूड, वो सेकंड हाउस में आता है। गोल्ड, ऑर्नामेंट्स, यदि हम बॉडी पार्ट्स की बात करें तो हमारी राइट आई, आईज में राइट आई, टेथ हमारे, और हमारा फेस वो सेकंड हाउस में आता है। और राहु यदि पॉजिटिव है, पॉजिटिव मतलब अपनी मित्र राशि में है, उच्च राशि में है, शुभ ग्रहों के द्वारा दृष्ट है, तो यहाँ पर वो आपकी वेल्थ को मल्टीप्लाई करेगा। और सेकंड, हाँ, सेकंड हाउस में स्पीच भी आती है, वाणी, तो आपकी वाणी को इतना मधुर कर देगा कि आप ऐसे लोगों को, मैंने पब्लिक स्पीकर देखा है और सिंगर देखा है, मतलब वाणी संबंधित काम जो आते हैं वो सेकंड हाउस राहु वाले बहुत अच्छे से करते हैं। फिर आपको कुटुंब से जो है वो लगाव देगा, यदि वो पॉजिटिव है तो आपको कुटुंब से रिस्पॉन्स मिलेगा, आपका भी उनके प्रति लगाव होगा। वैरायटी ऑफ फूड खाना आपको पसंद रहेंगे, अलग अलग तरह के। इसमें एक समस्या हो जाती है, कई बार पेट खराब हो जाता है यदि सेकंड हाउस राहु है, तो मैंने देखा ऐसे लोगों को पेट जल्दी खराब होता है क्योंकि वो खाने के शौकीन। करेक्ट। फिर आपको जो शारीरिक पार्ट्स हमने बात करी उसमें कोई समस्या नहीं आती, लेकिन यदि वो निगेटिव है तो आपको वेल्थ में समस्या देगा, मतलब नुकसान हो सकता है आपके धन का, और आपको परिवार से भी अलग कर सकता है, कुटुंब से आपको यूं कहें कुल विद्रोही बना सकता है, यदि वो निगेटिवली
रिजल्ट दे रहा है तो आपको दांतों की समस्या, आंखों में समस्या आ सकती है, फेस पे आपके पिंपल आ जाएंगे। ये सेकंड हाउस राहु यदि निगेटिव है तो, मैंने आपको पॉजिटिव बता दिया क्या देगा, और निगेटिव है तो वही रिजल्ट देगा। इस रेमेडी पे भी हम आएंगे इसमें। पर एट्थ हाउस केतु है, तो यहाँ पर केतु की उच्च राशि में, मतलब यूं माने उच्च पोजीशन में यदि केतु बैठा है तो काफी अच्छे रिजल्ट इसलिए देगा क्योंकि अष्टम स्थान जो होता है वो केतु का यूं कहे हमारा 4, 8 और 12 वो मोक्ष स्थान है, वो हमें मोक्ष दिलाते हैं। और केतु यदि वहां बैठा है तो फिर तो पक्का आपने अगर स्पिरिचुअल पाथ पे हो तो आपको मोक्ष मिलना ही मिलना है। वो कैसे हम समझे, अष्टम भाव जो होता है हमारा कुंडलिनी जागरण, हमारा ध्यान समाधि जो होती है वो एट्थ हाउस में दिखती है, मेडिटेशन एट्थ हाउस में आता है, हमारे पैतृक संपत्ति जो होती है इनहेरिटेंस वो सेकंड एट्थ हाउस में आती है। फिर हमारे इन-लॉज का स्थान है एट्थ हाउस, और ओकल्ट का, गुप्त व रहस्यमय विज्ञान का, मिस्ट्रियस साइंस, आकस्मिक घटना है वो एट्थ हाउस में आती है। तो यदि यहाँ पर केतु अपनी उच्च राशि में बैठा है, मित्र राशि में बैठा है या शुभ ग्रह के द्वारा दृष्ट है, तो एट्थ हाउस की पॉजिटिव चीज आपके जीवन में मिलेगी, जैसे कि आपका इन-लॉज का स्थान है, आपको इन-लॉज से सपोर्ट मिलेगा पहला, यदि वो पॉजिटिव है तो आपको पैतृक संपत्ति मिलेगी, और आपका इंटरेस्ट जो है वो एस्ट्रोलॉजी में, ओकल्ट में, रहस्यमय विज्ञान की तरफ बढ़ेगा। आप इसमें एक अच्छी हाइट पाएंगे। यदि आप मेडिटेशन करते हैं तो यह कुंडलिनी जागरण भी करवा सकता है आपको समाधि की तरफ ले जाएगा, इनलाइटमेंट, आपका एक अच्छा डिटेक्टिव बनाएगा, आप में एक जासूसी वाली क्वालिटी रहेगी, आप किसी भी चीज को बहुत जल्दी से पकड़ लेते हो। रिसर्च में बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है यदि एट्थ हाउस की, क्योंकि वहां की चीजों को आप बहुत जल्दी समझ पा रहे हो क्या हो रहा है। और यदि वो निगेटिव है, निगेटिव मतलब शत्रु राशि में है, पाप ग्रह के द्वारा दृष्टि है जो कॉम्बिनेशन, तो आपको पैतृक संपत्ति नहीं मिलेगी पहला, या हो सकता है बंटवारा हो जाए, कोई हिस्सेदार आके खड़ा हो जाए यार हमको, वैसा हो सकता है। आपको इन-लॉज से सपोर्ट नहीं मिलेगा, आप इन-लॉज के लिए कुछ भी करते हो, आपको कोई वैल्यू नहीं मिलेगी एट्थ हाउस केतु यदि निगेटिव नहीं। फिर आपको शारीरिक याद बात करें तो पाइल्स की समस्या हो सकती है कहीं ना कहीं, और आकस्मिक घटना जीवन में बढ़ जाती है, लाइक सडन एक्सीडेंट्स होना, एकदम कोई सर्जरी उठ के आ जाना। वैसे एट्थ हाउस केतु का यदि मैं इन जनरल बात करूं विनय जी आपसे, तो मैंने देखा है एट्थ हाउस में केतु अच्छे रिजल्ट इसलिए देता है क्योंकि उसकी उच्च राशि में काल पुरुष के हिसाब से, और आकस्मिक घटनाओं से आपको बचा ले जाता है। मतलब कोई एक्सीडेंट होने वाला का आप आखिरी टाइम पे मोमेंट पे वहां से बचेंगे, कितना बड़ा एक्सीडेंट हो जाए आप वहां से आप निकलेंगे। सर्जरी आपकी होगी, वो सर्जरी भी आपको बेनिफिशियल रहेगी, आपको कोई बीमारी से बचा ले जाएगी वो सर्जरी। तो जरूरी नहीं कि सर्जरी होना खराब है, मतलब वो आपके हेल्थ को कोई बड़ा इंपैक्ट आने वाला था, आप उससे बच गए। वो एट्थ हाउस केतु पॉजिटिव रिजल्ट देता है। और यहाँ पर रेमेडी एक कार्मिक उपाय यदि हम बात करें तो सेकंड हाउस के राहु को मैं ये रेमेडी दूंगा कि आप अपनी नेटिव प्लेस से यदि आप दूर होंगे, अपने कुटुंब से यदि आप दूर रहेंगे, तो आपकी ग्रोथ मल्टीपल हो, क्योंकि राहु पूरा फोकस सेकंड हाउस पे रहेगा और वेल्थ को बढ़ाएगा, मल्टीप्लाई करेगा। ये एक रेमेडी है। सेकंड हाउस राहु है तो, और एट्थ हाउस में केतु है तो आपको मेडिटेशन करते रहना चाहिए, प्राणायाम करते रहना चाहिए, तो केतु भी वहां पर बेहतरीन रिजल्ट देता है। तो ओवरऑल इट्स अ वेरी गुड पोजीशन, राहु केतु एक्सिस सेकंड और एट्थ में है किसी के। तो आप मेरे हिसाब से अब आप आगे कंटिन्यू करें इसको, थर्ड हाउस राहु है और नाइन्थ हाउस केतु। हाँ पंकज जी, सेकंड हाउस राहु, तो राहु वहाँ पे काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से उच्च का हो जाता है, और यहाँ पे स्कॉर्पियो राशि हुई तो वहाँ पे केतु उच्च का हो जाता है। तो अब हम चलते हैं आगे, और राहु जब थर्ड हाउस में आएगा कुंडली के, तो केतु हो जाएंगे नाइन्थ हाउस में। और ये जो थर्ड हाउस है ये है इफर्ट्स का था, जो आदमी लाइफ में इफर्ट्स डालता है, जो परिश्रम करता है, जो उसके अलग अलग टाइप के जो एंडेवर्स होते हैं, जो वो एक लगन से जो काम करता है, हार्ड वर्क से जो काम करता है, ये उसका हाउस है। ये सिबलिंग्स का, आपके आपके छोटे भाई बहनों का भी हाउस है, ये कम्युनिकेशंस का भी हाउस है, ये एडवेंचर एक्टिविटीज का भी हाउस है, ये करेज का भी हाउस है, ये वैलर का भी हाउस है, ये रिस्क टेकिंग का भी हाउस है। ये मैं आपको थर्ड हाउस के कैरेक्टरिस्टिक्स बता रहा हूं। अब यहाँ पे राहु जैसा ग्रह आ जाए, जिसको कि चीजें चाहिए ही चाहिए हैं, वो अपने आगे किसी की सुनता नहीं है, उसमें अनबाउंडेड एनर्जी है, वो कभी थकता नहीं है। 24 घंटे वो जिस चीज पे अगर वो फोकस कर ले,
उसका फोकस इतना तेज होता है कि वो उस चीज को जब तक वो पाता नहीं है उसके वो पीछे हटता नहीं है, इतना उसका रेजर शार्प फोकस से वो काम करता है। ऐसा ग्रह थर्ड हाउस में आ जाए तो ये एक राहु की बहुत ही अच्छी पोजीशन है, क्योंकि जो राहु का गुणधर्म है उससे ये हाउस, थर्ड हाउस, 100% मैच कर रहा है। अगर राहु यहाँ पे अच्छा बैठा हुआ है, अच्छे ग्रहों से दृष्ट है तो, क्योंकि यहाँ पे राहु उस जातक को नेवर डाई एटीट्यूड देगा। वो कभी उस जातक को हारने नहीं देगा, या वो अपनी जीवन में हार नहीं मानेगा। वो सतत प्रयासरत रहेगा जो उसको चाहिए है। और देखिए पंकज जी, अगर राहु इस घर में बैठा हुआ है थर्ड हाउस में, कंटिन्यूस एफर्ट्स कर रहा है, हार नहीं मान रहा है, वेलर है, रिस्क है, अच्छा बैठा हुआ राहु, और दूसरा केतु वहां पे नौवे घर में बैठा हुआ है, तो जब इतने एफर्ट्स कोई संसारिक जीवन में कर रहा हो किसी चीज को पाने के लिए, तो उसका भाग्य उदय होना 9th हाउस से तय है। तो बिल्कुल। जो राहु थर्ड हाउस में अच्छे इफेक्ट देगा, तो केतु वहां पे साइमल्टेनियसली 9th हाउस में भी अच्छे देगा, क्योंकि 9th हाउस होता है आपके गुरुजनों का, आपके धर्म का, आपके फादर का। और केतु वहां पे अच्छा प्लेस्ड है, तो आपके रिलेशन गुरुजनों से अच्छे होंगे, आपका भाग्य में साथ देगा, जो कि ऑब्स्टिकल्स है। तो जनरली केतु अगर गलत बैठा है 9th हाउस में, तो भाग्य में ऑब्स्टिकल्स आते हैं। तो थर्ड हाउस का राहु आपको एक तो करेज देगा, नेवर डाई एटीट्यूड देगा। हो सकता है आपके रिलेशनशिप ऑफ सिबलिंग्स, आपके छोटे भाई बहनों से रिलेशंस में हो सकता है कुछ प्रॉब्लम्स हो सकता है कोई डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो। This Rahu sitting in third house will give you lot of adventure activities. So as far as efforts is concerned, there is no doubt about it. The person will be giving a lot of effort in every spheres of his life, whatever he wanted in life. Communication skills will be excellent. Third house is the house of arts also, so that वो भी राहु किसी जातक में आर्ट, जितनी भी आर्ट्स की डिफरेंट डिफरेंट क्वालिटीज है, अगर वो शुक्र रिलेटेड हो या मंगल रिलेटेड हो, जो भी है उस हिसाब की क्वालिटीज राहु थर्ड हाउस में देता है। तो थर्ड हाउस राहु इज नेट नेट gives you a courage and valor to do whatever things you want in life. Whereas ninth house, केतु in ninth house, जो कि धर्म का स्थान है, और केतु की कैरेक्टरिस्टिक, बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स भी अध्यात्म की है। तो केतु भी 9th हाउस में एक सही घर सही जाके बैठा हुआ है। अगर वो मित्र राशि में हो, अगर वो गलत राशि में है, तो हो सकता है फिर आपके जातक के फादर के साथ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो सकता है गुरुजनों के साथ मतभेद हो सकते हैं, बैड रिलेशन विद फादर हो सकता है, फादर की लाइफ को लेके कुछ इश्यूज हो, फिर भाग्य उदय में प्रॉब्लम्स आएंगे, भाग्य उदय में बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स आएंगे, बैरियर्स आएंगे। जनरली ऐसा इंसान लेस फॉर्चुनेट होगा, हायर नॉलेज में कैप्चर करने में भी प्रॉब्लम आएंगी। एंड इफ केतु हियर इज 9th हाउस में बैडली प्लेस्ड है, तो ये भी एक रिवॉल्टिंग नेचर हो जाता है जातक के, कि नहीं मेरे को भी लीक से हटके करना है, जो एक्चुअली सेट बिलीव्स एंड वैल्यू सिस्टम्स है वो उससे हटके करेगा, वो उसको तोड़ने में बिलीव करेगा। दिस इज द इफेक्ट ऑफ नेगेटिव केतु इन 9th हाउस। But if we talk about positive Ketu in 9th house, it will give good relations with father. You will have Gurujan blessings every time with you. Luck will be with you. You will be fortunate enough. So it depends ki how it sits. So this is Rahu in third house and Ketu in 9th house. The remedy here is you'll have to get into a meditation mode. Meditation can only save you from wrong deeds. Meditation can only save you from wrong deeds. So you'll have to handle Ketu और राहु। जो मैं बोल रहा था कि बहुत ज्यादा तीसरे स्थान इफोर्ट का स्थान है, तो अच्छा है। देखिए अब यहाँ पे अच्छा और गलत होने में एक थिन लाइन डिफरेंस होता है। मैं बोल रहा हूं कि वहां पे वो रिस्क टेकिंग एबिलिटीज है, वैलर है, करेज है। देखिए राहु एक इल्यूजन है। हो सकता है ऐसे इंसान को ऐसा लग रहा हो कि मेरे में बहुत पोटेंशियल है, मैं बहुत रिस्क ले सकता हूं, मेरे में सब गट्स है, मैं बहुत करेजियस हूं, मेरे में एफर्ट्स का कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं हार्ड वर्किंग कर सकता हूँ। ये हो सकता है वो ओवर कॉन्फिडेंस लेवल या इल्यूजन में भी जी रहा हो ऐसा इंसान, कि जिसको एक्चुअल अपनी पोजीशन का पता नहीं हो, बट वो इस फैंसी में रह रहा हो, कि एक इल्यूजन में रह रहा हो कि मेरे पास ये चीजें हैं। सो हमको करेक्ट एनालिसिस हो, दिस पोजीशन इज गुड, बट इट शुड नॉट बी इन अ ओवर कॉन्फिडेंस मोड।
और ये ओवर कॉन्फिडेंस मूड में ना जाए कोई इंसान, उसके लिए मेडिटेशन इज द बेस्ट रेमेडी, ताकि वो कुछ समय अपने साथ बिताए, धरातल में जीवन बिताए, अपने आप को ठीक से एनालाइज करे, चीजों को करेक्ट पर्सपेक्टिव में देखे, और फिर कोई डिसीजन मेकिंग में आए। क्योंकि राहु इंसान को, देखो राहु वैसे भी एक एयरी प्लैनेट है, तो इस इंसान को ये ऊपर ऊपर हवे हवे में बहुत रखता है, इल्यूजन्स में बहुत रखता है, धरातल में आने ही नहीं देता है। इसलिए यथार्थ जीवन क्या है और यथार्थ परिस्थिति क्या है, समय कौन सा है, कैसे डिसीजन लेना है, ये राहु कभी अंत तक पता नहीं चलता है, और जब पता चलता है तो वो बहुत देर हो चुकी रहती है। तो ये सब क्वेश्चन है राहु के थर्ड हाउस के बारे में और केतु के नाइन्थ हाउस के बारे में। अदरवाइज इन क्लासिक्स दिस पोजिशन इज वन ऑफ द बेस्ट पोजिशन ऑफ राहु, थर्ड एंड केतु नाइन्थ। सो आगे चलते हैं हम। राहु फोर्थ हाउस में और केतु है टेंथ हाउस में। देखिए ये भी एक बड़ी अलग टाइप की पोजीशन है, और आप समझिए चौथा हाउस जो होता है वो मेरी मदर का होता है, वो मेरा सुख स्थान होता है, वो मेरा घर का स्थान होता है, वो मेरी प्रॉपर्टी का स्थान होता है, लैंड का स्थान होता है, मेरे पास गाड़ियां कितनी रहेंगी, मेरे पास मकान कितने रहेंगे, मेरे पास एग्रीकल्चर लैंड कितनी रहेगी, मेरे को घर से कितना सुख प्राप्त होगा, मेरे घर में प्रॉपर्टी कैसी रहेगी, मेरी इकोनॉमिक हालत कैसी रहेगी, मेरे रिलेशंस कैसे रहेंगे, ये फोर्थ हाउस डिनोट करता है किसी भी कुंडली में। अब ये राहु जैसा ग्रह जब फोर्थ हाउस में आ जाएगा, क्योंकि देखिए राहु ईगोइस्टिक है, राहु अपने चीजों से, अपने तरीकों से चीजें करना मनवाना जानता है, उसको चाहिए कि उसको सब इंपॉर्टेंस दे, बाद में सब सेकंड है, पहला वो स्वार्थी ग्रह है, उसका रेजर शार्प फोकस है, हो सकता है पैसे की तरफ फोकस है, क्योंकि ये भोग का घर है। ये किसी भी चीज को देखता है तो ये भोग के पॉइंट्स ऑफ से देखता है, योग के पॉइंट्स ऑफ व्यू से नहीं देखता है। इसकी देने की प्रवृत्ति नहीं है, इसकी छीनने की प्रवृत्ति है, लेने की प्रवृत्ति है, मेरा क्या मेरा क्या। सो जब ऐसा ग्रह एक कुटुंब के स्थान पे या फैमिली के स्थान पे या घर के स्थान पे, जहां पे पूरा सुख है, जहाँ के फैमिली मेंबर्स भी हैं, सब कुछ है, तो उसका इंटर यहाँ पे वो अनकंफर्टेबल मोड में आ जाता है, क्योंकि हो सकता है कि उसके इस नेचर के कारण उसकी घर वालों से ना बने, माता के सुख में कमी हो सकता है उसके ओवर एग्रेशन के कारण उसको प्रॉपर्टी मिलने में प्रॉब्लम हो, घर मिलने में प्रॉब्लम हो। ऐसे जातकों का ये भी देखा गया है कि अगर अभी कभी घर ले लेते हैं या घर लेने की सोचते हैं तो उस घर में वास्तु दोष पाया गया है, वो घर पे डिसीजन ठीक नहीं ले पाते हैं। तो ये सब कैरेक्टरिस्टिक राहु इन फोर्थ हाउस। सो देखा जाए तो अगर राहु फोर्थ हाउस है तो उस जातक को घर से सुख नहीं मिलता है, वो उस घर से सुख से वंचित रहता है, उसको कहीं ना कहीं सब होते हुए भी कमी लगती है कि नहीं, कुछ तो भी समवेयर समथिंग इज मिसिंग, ही इज नॉट हैप्पी। इवन दो एक घर में संपन्न घर है, सब कुछ है, बट उसको ये लगेगा कि नहीं, कहीं ना कोई चीज कमी है, या तो लोग साथ नहीं दे रहे हैं, या उसके हिसाब से चीजें नहीं चल रही है। तो चूंकि उसको घर में सुख नहीं मिल रहा है फोर्थ हाउस में, तो अब आप देखिए इसका रिजल्ट कैसा है कि फोर्थ हाउस में इंसान को सुख नहीं मिल रहा है, उसका सीधा अटेंशन चला जाता है टेंथ हाउस की तरफ, जहां पे वो पूरा सुख देखता है, केतु इन टेंथ हाउस। अगर केतु वहां, अब देखिए इसको थोड़ा समझने की कोशिश करिए, केतु जब टेंथ हाउस में है तो केतु यह मेरा कर्म स्थान है, ये मेरे जहां जरा मेरा कोई भी कर्म है, ये मेरा टेंथ हाउस मेरा कर्म शो करता है, चाहे वो मेरे पर्सनल लेवल पे कोई कर्म हो या प्रोफेशनल लेवल पे कोई कर्म हो, या मेरे ऑफिस के बॉसेस हो, या मेरे रिलेशन बॉसेस के साथ रिलेशनशिप हो, या मैं कोई कॉर्पोरेट में काम कर रहा हूँ वहां पे रिलेशनशिप्स हो। तो वहां का केतु क्या है, वहां का केतु हो सकता है डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, बट मेरा फोकस पूरा टेंथ हाउस पे चला गया, क्योंकि मेरे को घर में सुख नहीं मिला। अब मेरे को सुख कहाँ देखना है, सुख कहीं ना कहीं तो इंसान देखेगा ही। तो सुख मैं देख रहा हूँ ऑफिस में, तो मैं पूरी एनर्जीज अपनी ऑफिस के लेवल पे डाइवर्ट कर रहा हूँ, चैनलाइज कर रहा हूँ। बट इस चैनलाइज में क्या हो रहा है कि मैं ओवर पैशनेट हो रहा हूँ कर्म को लेके, मैं लाइफ में ग्रो बहुत फास्ट करना चाहता हूँ, मैं सीईओ बनना चाहता हूँ, मैं बड़ी लीडरशिप रोल में जाना चाहता हूँ, भले वो पॉलिटिक्स की हो या कॉर्पोरेट लाइफ की हो, किसी की भी हो। उससे क्या हो रहा है, मेरा लोगों के साथ फ्रिक्शन बढ़ रहा है, मेरे डिफरेंस ऑफ ओपिनियन बढ़ रहे हैं, और मैं वो किसी भी कीमत पे चीजें हथियाना चाहता हूँ, केतु इन टेंथ हाउस। तो हो सकता है मैं फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज में अपने आप को इंडल्ज कर लूं, हो सकता है मैं कोई शॉर्टकट अपनाऊं, हो सकता है मैं कहीं पकड़ा जाऊं, कोई स्कैम हो जाए, केतु इन टेंथ हाउस। बट इफ इट इज प्रॉपरली चैनलाइज, द केतु इज गिविंग यू दैट पैशन टू इन टेंथ हाउस। तो ये भी देखा गया है कि यहाँ के जो जातक है केतु इन टेंथ हाउस एंड फोर्थ हाउस राहु,
बहुत बड़े पोजीशंस पे पहुंचे हुए हैं, कंपनीज के सीईओज बने हुए हैं, पॉलिटिक्स में बहुत तरक्की की हुई है, क्योंकि इनके पास सब चीजों का ज्ञान है। और केतु तो प्लैनेट ही एक इंट्यूशन का प्लैनेट है, तो इसके पास वो एक सिक्स सेंस की जो पावर होती है इन डिसीजन मेकिंग, सी डिसीजन मेकिंग इज मोस्ट क्रिटिकल इन लाइफ। एंड केतु जैसा ग्रह जिसके पास पांचों सेंसेस तो सब इंसान के पास होती है, बट जो इंसान जिसके पास केतु की पावर हो, तो वो जिसका सिक्स सेंस सॉलिडली एक्टिव हो, he can take best of decisions in life, and Ketu has that power to take that decision according to sixth sense, क्योंकि वो अननोन पावर को भापने की क्षमता केतु में है। तो ये है राहु इन फोर्थ हाउस एंड केतु इन 10th हाउस। सो बहुत बढ़िया। इस तरह है राहु की दोनों के इफेक्ट फोर्थ और 10th हाउस में कैसे। अब विनय जी, अब हम आगे बढ़े तो राहु 5th हाउस में आ चुके हैं हम जी, और केतु 11th हाउस में। या तो 5th हाउस में राहु की पोजीशन वैसे अच्छी इसलिए नहीं मानी जाती क्योंकि एक पितृ दोष निर्मित करती है, क्योंकि जी, पंचम भाव जो होता है हमारे पूर्व पुण्यों के कर्मों का फल बताता है, और वहां जी, पर राहु यदि है तो वो उसको एक शैडो समान कवर कर देता है, मतलब आपके अच्छे कर्म गुड डीड्स सामने नहीं आने देता। तो ऐसी लोगों की मैंने कॉमन कंप्लेंट एक सुनी है कि हम लोगों के लिए अच्छा करते हैं बट उधर से हमें कोई रिस्पॉन्ड मिलता है बिकॉज ऑफ राहु 5th हाउस, उसने कवर कर दिया है, आपके अच्छे कर्मों को सामने नहीं आने देता। करेक्ट। और रेमेडी पे भी बात करेंगे हम, बट अभी हम बात कर रहे हैं 5th हाउस। तो 5th हाउस में जो एजुकेशन आती है, हमारी शिक्षा आती है, जी, और जी, राहु यहाँ पर यदि है और पॉजिटिव है तो आपको टेक्निकल एजुकेशन देता है, आपको हायर या, एजुकेशन देगा। पंचम भाव हमारे बुद्धि का स्थान है और राहु वहां पर है तो आपको काफी क्लेवर बनाएगा, एक कनिंग करेक्ट, बनाएगा, आपको कोई भी डिच नहीं कर सकता। यदि 5th हाउस राहु है और तो आपको डिच नहीं मिलेगा, धोखा नहीं मिलेगा। आप किसी के साथ कर दो एक बार, वो चलेगा, बट आपको नहीं मिलेगा यदि उसके ऊपर अच्छी पोजीशन में राहु बैठा है। बिल्कुल। 5th हाउस हमारे संतान का स्थान है, और यहाँ पे यदि राहु पॉजिटिव है तो आपको संतान से लगाव रहेगा, और संतान से भी आपको रिस्पॉन्ड अच्छा मिलेगा क्योंकि वो पॉजिटिव उसमें बैठा हुआ है। फिर 5th हाउस जो है हमारे कहते हैं कि रोमांस का स्थान है, तो यहाँ पर राहु ऐसे लोगों को दिखा मैंने कई बार अफेयर्स में बहुत जल्दी इन्वॉल्व रहते हैं, क्योंकि राहु जहाँ पर है वहाँ हमारा फोकस है, तो इजीली अफेयर्स में आते हैं। बट यदि वो निगेटिव है तो ऐसे लोगों को धोखा मिलता है, डिच होता है, या आपका रिलेशन को ब्रेक कर देता है। करेक्ट। फिर 5th हाउस में हम बात करें तो स्पेकुलेशन आता है, हमारे लॉटरी आती है, आकस्मिक धन लाभ का स्थान भी है वो। तो वहां पर यदि राहु है तो ऐसे लोगों को मैं प्रिकॉशन ये बोलूंगा कि आप डोंट इन्वेस्ट इनटू शेयर मार्केट में, मतलब खासकर इक्विटी में ना जाए, आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट जाए, तो आपको राहु के बेहतरीन रिजल्ट मिलेंगे। आपको आपकी जो वेल्थ है वो मल्टीपल, वो ग्रोथ होगी, अच्छी ग्रोथ होगी, नुकसान नहीं होगा आपको। और यदि हम बात करें तो रेमेडी की भी साथ साथ बात करें तो 5th हाउस में राहु है तो ऐसे लोगों को पूजा पाठ वो दान धर्म करते रहना चाहिए, क्योंकि आपके पिछले जन्म के कर्मों को राहु ने कवर कर रखा है। तो एटलीस्ट इस जन्म में यदि हम पूजा पाठ दान धर्म करते हैं तो हमें बेहतरीन रिजल्ट मिलते जाते हैं। फिर इसके जस्ट ऑपोजिट में यदि हम बात करें तो 11th हाउस में अब केतु आ गए, और 11th हाउस में यदि केतु है तो 11th हाउस होता है हमारे रिश्तों में, एल्डर सिबलिंग्स का, हमारे फ्रेंड्स का, सोशल नेटवर्क का। और यहाँ पर केतु जब यहाँ रहता है यदि वो निगेटिवली इन्फ्लुएंस है तो मैंने देखा आपके फ्रेंड सर्कल लिमिटेड हो जाते हैं, आपको एल्डर सिबलिंग जो है उनसे कई बार वो अलग करवा देता है, दूरी करवा देता है, वो डिटैच करता है। फिर आपको सोशल नेटवर्क को भी कम कर देता है। लेकिन 11th हाउस में केतु की पोजीशन इसलिए अच्छी मानी गई क्योंकि पाप ग्रह है, और 3, 6, 10, 11 में पाप ग्रह अच्छे मानते हैं एज पर ज्योतिष विज्ञान। तो 11th हाउस में केतु इसलिए अच्छा है क्योंकि पाप ग्रह है और वहां पर हमारे लाभ का स्थान, गेन का। तो 11th हाउस में केतु आपको आकस्मिक धन लाभ देगा, आपको आकस्मिक लाभ देगा विच यू कांट प्रिडिक्ट। आपको जो गेन 11th हाउस केतु दे सकता है वो कोई नहीं दे सकता। बहुत बढ़िया पोजीशन है उसके लिए। और डिजायर फुलफिलमेंट, हमारी इच्छा पूर्ति का स्थान है 11th हाउस, और यहाँ पर केतु रहता है तो हमारी डिजायर ऑटोमेटिकली पूरी हो जाती है। लेकिन एक चीज मैंने कॉमन देखी कि आपने प्रयास करा बहुत और घर के सामने BMW खड़ी हो, लेकिन जिस दिन वो आएगी उस दिन आपको वो मन में रियलाइजेशन नहीं होगा, वो खुशी नहीं है, क्योंकि डिजायर पूरी हो गई बट आपको रियलाइज नहीं होने दिया, क्योंकि केतु है वो आपको रियलाइज नहीं होने देता।
तो जहाँ बैठता है वहां की चीजों से आप थोड़ा सा डिटैच ही रहते हो, वो चीज मिल जाती है बराबर। आपको, बट उससे आपको थोड़ा सा अलग कर देता है मन के लेवल पर खासकर। करेक्ट। और 11th हाउस केतु है तो वेल्थ के लिए काफी अच्छा स्थान है, और हमारी इच्छा पूर्ति होती है। और तो ये तो हमने बात करी, राहु 5th हाउस में है और केतु यदि 11th हाउस में, उसका जी। ऑपोजिट। और अब हम आगे बढ़ते हैं तो राहु 6th हाउस में आ चुके हैं और केतु 12th हाउस में। तो ज्योतिष विज्ञान के अनुसार 3, 6, 10, 11 अगेन राहु 6th हाउस में आ गए, तो काफी बेस्ट जी। पोजीशन मानी गई राहु की यहाँ पर, क्योंकि राहु को जीत पसंद है, राहु को हारना नहीं पसंद। और 6th हाउस आता है हमारे कंपटीशन का स्थान। तो राहु बराबर। यदि राहु यहाँ पर है तो आप किसी भी कंपटीशन में जीतोगे, भले वो स्पोर्ट्स हो, भले वो न्यायालय का हो, मुकदमेबाजी हो रही हो, कोर्ट केस चल रहा हो, पुलिस का कोई पंगा हो, आप वहां पर जीत जाओ, आपकी हार नहीं होगी। और एक बात और कहूँ, 6th हाउस राहु है तो लोन जो होता है, कर्जा, वो स्थान 6th हाउस का। लेकिन आलोक सर ने, मुझे याद है हम जब स्टूडेंट थे, आलोक सर के अभी भी स्टूडेंट है नो डाउट, बट हम जब पढ़ते थे क्लास में उनके ऑफलाइन, तो आलोक सर ने कहा था यदि किसी का 6th हाउस का राहु है और घर में किसी का 6th हाउस का राहु है, उसके नाम से आप लोन ले लो, वो लोन आपका यूं उतर जाएगा चुटकी में, आपको मालूम ही नहीं पड़ेगा। बिल्कुल। क्योंकि बिल्कुल सही 6th बात हाउस राहु है तो आपका लोन तो इजीली उतार देगा आपका। है। उसे कहते हैं शत्रुहंता, क्योंकि 6th हाउस में एनिमी आते हैं हमारे, तो आपके करेक्ट। शत्रुओं पर आपकी विजय होती है। आपका कोई एनिमी आपके सामने खड़ा नहीं हो सकता, परास्त हो जाएगा, वो सरेंडर कर देगा आपके साथ। फिर हमारे 6th हाउस में जो आता है, लोन आ गया, बीमारी आ गई, डिसीज। बीमारी भी आती है, डिसीज। डिसीज तो 6th हाउस में जो राहु रहता है, तो मैंने देखा कई बार डिसीज, ऐसा लगता है कि डिसीज है पर एक्चुअल अंदर नहीं है। जैसे कि स्किन डिसीज की बात करूं, या आपको कोई भी तकलीफ होती है तो वो बहुत मेजर नहीं होती और ऊपरी तो ऊपरी सतह पे रहती है। आप जब जांच करवाओगे अंदर कुछ नहीं निकलेगा, क्योंकि राहु है, अंदर कुछ भी नहीं। आप डॉक्टर के पास जाओगे बट बीमारी से रिकवर भी हो जाओगे, आपको कितनी से बड़ी बड़ी बीमारी हो जाए, राहु आपको एंड ऑफ द जीत दिलवा देगा, आपको बीमारी खत्म कर, उस बीमारी को खत्म कर देगा। और करेक्ट। 6th हाउस में राहु काफी अच्छा माना गया है, क्योंकि कहते हैं जो छठा स्थान है वो हमारे मतलब कहीं ना कहीं हमें पराक्रम का भी स्थान, कहीं ना कहीं पराक्रम भी संबंध रखता है, इसलिए हमें ओवरऑल वहां जीत मिलती है हमें, फिर कंपटीशन हो, लोन हो, ओवरऑल। फिर हम आगे बढ़े तो जस्ट इसके ऑपोजिट केतु 12th हाउस में। तो 12th जी। हाउस में केतु इसलिए अच्छा माना गया है क्योंकि 4, 8, 12 मैं आपको शुरू से बोल रहा हूँ, 8th हाउस हम बोल चुके हैं, 12th हाउस में केतु, अभी यदि 12th हाउस में केतु है तो मोक्ष का स्थान है, 4, 8, 12 मोक्ष स्थान है, और केतु की फेवरेबल जगह है मोक्ष स्थान, क्योंकि वो अध्यात्म का प्लेनेट है। और 12th हाउस में यदि हम क्या क्या चीजें आती हैं, हम पहले वो बात करें। 12th हाउस में आता है आपका आश्रम आता है, फॉरेन आता है, इन्वेस्टमेंट आते हैं, आपके एक्सपेंस आते हैं, बिल्कुल। और लॉसेस जो होते हैं वो 12th हाउस में आते हैं। क्या? तो यदि और आपका कहीं ना कहीं वो आपका मेडिटेशन जो हम बात कर रहे हैं, कुंडलिनी जागरण, अगेन वो 12th हाउस में भी हम उसको देखते हैं, क्योंकि वो आखिरी करेक्ट। हाउस है कुंडली का, करेक्ट। क्योंकि वहां से फिर करेक्ट। एग्जिट होता है, वहां से करेक्ट। एग्जिट है। तो वहां पर यदि केतु है और वो पॉजिटिव है तो आपके खर्चों को एकदम कम कर देगा, करेक्ट। आपके खर्चों को कम करेगा, आपके लॉसेस को कम करेगा। करेक्ट। आपके 12th हाउस में आता है, जेल आती है, हॉस्पिटल आता है, तो आपको जी। जेल जाने से एंड टाइम पे बचा लेगा यदि वो पॉजिटिव है। या। आपको हॉस्पिटल के चक्कर नहीं लगेंगे यदि 12th हाउस में केतु पॉजिटिव रिजल्ट दे रहा है तो। बिल्कुल, केतु वहां पे और पॉजिटिव है तो आश्रम भी ले जाएगा। आश्रम भी ले जाएगा, आपको विदेश भी ले जाएगा, आपके बिल्कुल। इन्वेस्टमेंट को मल्टीप्लाई करेगा, बढ़ाएगा, क्योंकि जी। वो पॉजिटिव रिजल्ट दे रहा है। और जी। यदि वो निगेटिव है तो आपके आकस्मिक खर्चे होंगे, खर्चों पे जी। कंट्रोल ही नहीं रहेगा। आप बोलोगे यार 10 लाख कमा रहा हूँ, 20 लाख कमा रहा हूँ, जा कहाँ रहा है, बिकॉज ऑफ केतु, मालूम ही नहीं पड़ रहा है, खर्चों में बैठा है। करेक्ट। आपको नुकसान हो सकता है, 12th हाउस केतु यदि निगेटिव है तो आपको जेल जाने का भी योग बनता है। लेकिन वो बहुत ज्यादा निगेटिवली है तभी, क्योंकि 6th हाउस में राहु है तो बचा ले जाएगा आपको, क्योंकि राहु को हारना नहीं पसंद है, राहु बचा ले जाए। तो बहुत रेयर केस में केतु 12th हाउस में निगेटिव रिजल्ट देता है। लेकिन यदि आप स्पिरिचुअल पाथ पे हैं, यदि आप मेडिटेशन कर रहे हैं, यदि आप, तो आपको बेस्ट रिजल्ट मिलने वाले केतु के। आपको आश्रम ले जाएगा गुरुजन के, आप आश्रम में समय बिताएंगे। और काफी ऐसे लोगों को मैंने देखा कि मेडिटेशन जब करते हैं तो काफी अच्छा लगता है, मतलब एक सुकून मिलता है। शांति। एक और चीज देखी है मैंने, आपको ड्रीम जो होते हैं वो भी 12th हाउस में आते हैं। तो केतु जब रहता है
तो इसका पॉजिटिव ये है कि आपको कई बार बहुत वियर्ड ड्रीम्स आते हैं, बहुत अजीब से हम्म, ड्रीम्स। हम्म, और इसका पॉजिटिव देखें तो आपको कई बार इंट्यूशन आता है, सपने में कोई चीज ऐसी दिख जाती है जो होने वाली है और आप सतर्क यस। हो जाते हो, तो वो केतु हम्म, आपको वहां से पॉजिटिव करेक्ट। रिजल्ट देता है। हम्म, ओवरऑल स्पिरिचुअल पाथ पे यदि हमको ग्रोथ करनी जर्नी हमारी है, तो हम्म, 12th हाउस केतु इज द वेरी बेस्ट प्लेस। और हम्म, 6th हाउस राहु इज बेस्ट प्लेस बिकॉज हम मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में रह रहे हैं, कलयुग में रह रहे हैं। हम्म, तो वहाँ 6th हम्म, हाउस राहु काफी अच्छी पोजिशन। बिल्कुल बिल्कुल। तो यहाँ पे यदि हम, मेरे ख्याल से रेमेडी की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि इतनी अच्छी पोजीशन है, तो यहाँ इन जनरल काफी आपको रिजल्ट वैसे ही अच्छे मिल जाते हैं। बिल्कुल सही तो अब बात आप है। विनय जी इसको आगे कंटिन्यू करें 7th हाउस राहु। बिल्कुल, बहुत बहुत खूब पंकज जी। तो आगे चलते हैं और अब राहु को हम देखते हैं कि वो अपने सेवेंथ हाउस में कैसे रिजल्ट्स देगा। देखिए, सेवेंथ हाउस है आपकी मैरिज का, स्पाउस का, पार्टनरशिप्स का, जनता का। तो वैसे राहु जैसा ग्रह, जो कि मैंने राहु को बहुत डिस्क्राइब किया था कि राहु के पास कोई बाउंड्रीज नहीं है। राहु किसी रूल रेगुलेशंस को नहीं मानता है। राहु एक अपने ही तरीके से काम करने वाला ग्रह है। और वो जो सेट बिलीफ सिस्टम्स है या सेट जो ट्रेडिशनल सिस्टम्स है उसको ब्रेक करने में बिलीव करता है। अब ऐसा ग्रह जिसकी की कैरेक्टरिस्टिक्स ये हो, ये ग्रह आ जाए एक मैरिज के स्थान पे, जो कि मैरिज का नाम होता है एक दूसरे को संभालना, एक दूसरे के लिए समर्पण करना, एक दूसरे के लिए सेक्रीफाइस करना, एक दूसरे के लिए लॉयल्टी, एक दूसरे के लिए सिंसेरिटी। और ये ग्रह जब इस स्थान पे आएगा, जो कि उसकी इनहेरेंट क्वालिटी ही नहीं है, उसकी कोई क्वालिटी नहीं है कि वो सेक्रीफाइस करे, उसमें पेशेंस नाम की चीज नहीं है, जबकि मैरिज में पेशेंस लगता है। वो रूल्स को तोड़ना चाहता है। वो हो सकता है कि राहु इन सेवेंथ हाउस, अ पर्सन कैन हैव अ मल्टीपल अफेयर्स, ही मे go for a live-in relationship also, he may go for a prostitution also, he can have multiple marriages also. So Rahu in this place of a marriage, because marriage demands or a partnership demands a trust or loyalty or binding, a value system has to be placed when we talk about partnership or a marriage. If it is going to be a long, if it is going to be a long lasting. सो जो राहु इस घर जब भी सेवेंथ हाउस में आएगा तो वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा ही करेगा, प्रॉब्लम क्रिएट करेगा ही करेगा। मैं उस एक्सटेंट तक की बात कर रहा हूं कि हो सकता है कि यहाँ का राहु थोड़ा सा पॉजिटिव हो तो भी प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। हो सकता है कि यहाँ पे बैठे हुए राहु पे गुरु की दृष्टि हो। इसका मतलब ये नहीं होगा कि प्रॉब्लम जीरो हो जाएंगी या प्रॉब्लम्स जो मैं आपको बता रहा था कि होंगी ही नहीं। सिर्फ ये होगा कि शादी बची हुई रहेगी बट प्रॉब्लम तो रहेंगी, राहु इन सेवेंथ हाउस। क्योंकि राहु की कैरेक्टरिस्टिक्स इस हाउस से जो डिमांड है, इस हाउस की जो डिमांड है, वो फुलफिल नहीं करता, कि उसका बेसिक नेचर ही नहीं है। वो बाउंड्रीज को तोड़ने बिलीव करता है, जबकि ये पूरा शादी ही अपने आप में एक बाउंड्री है। दोनों के लिए एक अपने आप में बाउंड्री है कि हम दोनों ने एक दूसरे को कमिटमेंट दे दिया एंड वी विल नॉट ब्रेक दिस बाउंड्री फॉर दिस लाइफ टाइम। सो राहु डजंट सूट हियर। एट द सेम टाइम आप देखिए, केतु फर्स्ट हाउस में जाके बैठा है। फर्स्ट हाउस आपका होता है बुद्धि, आपका दिमाग होता है। और केतु जो कि ऐसा ग्रह है जिसके पास की ऊपर का हिस्सा ही नहीं है, उस पर का बुद्धि ही नहीं है उसके पास, ऐसा ग्रह आपकी बुद्धि पे जाके बैठा है, तो वो इंसान ऑफ कोर्स विदाउट बुद्धि ही मोस्ट ऑफ द टाइम ऑपरेट करेगा। उसको वो केतु डिटैचमेंट देता है, जैसे कि आपने बताया, तो उसको अपने बारे में वो इतना ज्यादा केयरलेस रहता है। वो अपने बारे में सोचता नहीं है, मनी मैटर्स के बारे में सोचता नहीं है। दैट पर्सन इज डिसीटफुल नेचर, अनग्रेटफुल रहता है, बहुत ज्यादा अनस्टेबल रहता है, कौन से टाइम पे बदल जाएगा। केतु इज नॉट अ प्लैनेट ऑफ एक्सपेंशन, इट इज अ प्लैनेट ऑफ इंट्रोवर्डनेस। तो उसका नेचर बड़ा अंतर्मुखी टाइप का रहता है। कुछ ना कुछ सस्पेंस वाली चीजें हर समय उसके दिमाग में चलती रहती है। बट यस, केतु इन फर्स्ट हाउस पर्सन हैव गॉट अ स्ट्रॉन्गेस्ट इंट्यूशन पावर्स, स्ट्रॉन्गेस्ट इंट्यूशन पावर्स। ऐसे पर्सन के पास इंट्यूशन पावर बहुत स्ट्रांग है। सो बट केतु की ये पोजीशन
केतु की पोजीशन इन फर्स्ट हाउस एंड सेवंथ हाउस पोजीशन राहु इज नॉट एट ऑल एडवाइजेबल इन कुंडली। एंड द बेस्ट पार्ट इज कि इन ग्रहों का अगर यहाँ पर है तो कुछ अच्छे ग्रहों का इनको साथ मिल जाए, अदरवाइज थोड़ी सी प्रॉब्लम या ज्यादा हद तक प्रॉब्लम बनी रहती है इन टर्म्स ऑफ मैरिज, इन टर्म्स ऑफ पार्टनरशिप। हो सकता है पार्टनरशिप धोखा दे जाए, हो सकता है कि जिससे आपकी शादी हुई हो सकता है डाइवर्स हो जाए, हो सकता है आपने धोखा नहीं दिया सामने वाला धोखा दे दे। सो चीजों पे चीजों को उल्टी तरीके से यहाँ पे होती ही होती है अगर राहु सेवंथ हाउस में है। क्योंकि क्या होता है जनरली, देखिए पंकज जी, दूसरे एंगल से इसको हम समझते हैं कि राहु ने अगर सेवंथ हाउस में प्रॉब्लम क्रिएट कर दी किसी इंसान के, डिच हो गया, धोखा मिल गया, प्यार में धोखा मिल गया, शादी में धोखा मिल गया, उसके बाद वो इंसान चेंज हो जाता है। उसके बाद वो इंसान चेंज हो जाता है, उसका लाइफ का देखने का तरीका चेंज हो जाता है, उसका केतु एक्टिवेट हो जाता है। फिर वो सोचता है, फिर उसको ये लगने लगता है कि इस लाइफ में कुछ रखा नहीं है, या तो हर समय धोखा है। दैट केतु गेट्स एक्टिवेटेड एंड देन उसके वहां से जो डायरेक्शन चेंज होती है लाइफ के लिए, लाइफ के नजरिया को देखने के लिए, सो दैट ऑल्सो चेंज। सो this Ketu in first house and Rahu in seventh house has got an interlinked effect on a particular native, but this position is not advisable. So the best remedy for here कि केतु फर्स्ट हाउस में और राहु सेवंथ हाउस में है कि always listen to your inner voice and stay truthful and loyal in your relationships, whether it is a partnership relationship or whether it is a marriage relationship. Otherwise then things will, देखो क्या है, मैं शुरू से डिस्कशन हम यही कह रहे हैं कि राहु और केतु को अगर सही डायरेक्शन दे दे तो दे कैन क्रिएट वंडर्स, एंड वाइस वर्सा इज आल्सो ट्रू। इफ उनको अगर गलत डायरेक्शन मिल गई तो दैट देयर नेचर विल बी अ डिवास्टिंग टाइप ऑफ नेचर। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट हाउ यू आर गोइंग टू हैंडल राहु एंड केतु, बिकॉज वो आपके एक्शंस पे बहुत डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से जीवन को लीड कर रहे हो और किस तरीके से कॉन्शियस इफर्ट कर रहे हो राहु और केतु को हैंडल करने के लिए। इसीलिए ज्योतिषी विज्ञान अपना रोल यहाँ पे प्ले करता है कि हमको पता है कि हमारे राहु केतु या अदर प्लैनेट्स कैसे बैठे हैं और हमको किस तरह से एक्ट करना है। सो स्मॉल स्मॉल रेमेडीज कैन चेंज द लाइफ फॉर एवर। सो दिस इज अबाउट राहु इन सेवंथ हाउस एंड केतु इन first house. Let us go Rahu in eighth house and Ketu in second house. So eighth house is is a place of eighth house को एक्चुअली जो मतलब कालपुरुष की कुंडली में eighth हाउस ये दुख का स्थान है। ये हमारी जातक की मृत्यु का स्थान होता है। सबका eighth हाउस उसकी मृत्यु को शो करता है। ये एक दुख का स्थान है, ये एक सडन चीजों को होने का स्थान है। ये एक स्थान ऐसा है जहाँ पे चीजें सस्पेंस में रहती हैं, गड़ी हुई रहती हैं, जमीन पे पुट फुट बाहर नहीं आती हैं, अंडर द ग्राउंड रहती हैं। ये रिसर्च का स्थान है, इसीलिए इसको रिसर्च का स्थान भी बोलते हैं, मृत्यु का स्थान बोलते हैं इसको, पेरेंटल प्रॉपर्टीज का स्थान भी बोलते हैं, क्योंकि ये सब चीजें जो है ये एट्थ हाउस को शो करती है। नाउ अब राहु जैसा ग्रह एट्थ हाउस में आ जाए तो सबसे पहले तो यहाँ पे अच्छा राहु ऑकल्ट में, एस्ट्रोलॉजी में, जादू टोना में, या और ऑकल्ट जितनी भी साइंस के अंदर आती है, ये इसका जो ज्ञान है, इसकी जो विद्या है, उसमें वो जातक बहुत अच्छी तरीके से निपुण हो सकता है। अगर एट्थ हाउस का रिलेशन आपके टेंथ हाउस से बन रहा हो तो और ही ज्यादा है कि वो उस इंसान अपने को उस प्रोफेशन में भी ले जा सकता है। दूसरी अच्छी बात इस हाउस के बारे में यह है कि यहाँ का राहु इन एट्थ हाउस पर्सन विल बी अ कंप्लीटली रिसर्च ओरिएंटेड, कंप्लीटली रिसर्च ओरिएंटेड, क्योंकि केतु सेकंड से एट को देख भी रहा है। एंड देखिए रिसर्च इज नॉट अ मैथ, रिसर्च वो चीज होती है जो कि आज तक कोई सामने नहीं लाया है दुनिया के। और रिसर्च का मतलब ये होता है कि कोई नई चीज सामने आप लाओगे। जितने भी बड़े साइंटिफिक डिस्कवरीज हुई हैं या इन्वेंशंस हुई हैं, वो फिर भले ही हो सकता है कि अल्बर्ट आइंस्टीन हो, या हो सकता है वो एडिसन हो या मैडम क्यूरी हो। See, these people, they have done research, they are scientists, they have come out with some new thing। वो सिर्फ न्यू थिंग वो मैथमेटिकल कैलकुलेशंस के बदौलत नहीं लाए वो। इट इज नॉट 2 + 2 = 4 और a² + b² = 2abc, नहीं, नो।
सी दिस बेसिक जो इन्वेंशंस हुए हैं ना, वो उनके सब चेतन जो एक अनकॉन्शियस माइंड में हुए हैं, एक सब चेतन माइंड जिसको कहते हैं, विच इज मोर स्ट्रॉन्गर देन योर कॉन्शियस माइंड, maybe 50 times more powerful than your unconscious mind. And when that picture, when the Rahu or Ketu aspecting 8th house, तो वो चीजें एक्टिवेट हो जाती हैं, क्योंकि यहाँ पे इंट्यूशन पावर्स एक्टिवेट हो जाते हैं। और ये जो मेजर जो डिस्कवरीज हुई है ना, वो पंकज जी ऐसी हुई है कि रात में किसी को ख्याल आया कि वो, क्योंकि आप दिन भर सोच रहे हो कंटिन्यूसली, आपको ध्यान आता है, इट इज नॉट अ मैथमेटिकल कैलकुलेशन, इट इज अबाउट द मैथमेटिकल कैलकुलेशन। आई एम टॉकिंग अबाउट दैट इंट्यूशन पावर, जिससे कि वो डिस्कवरी को लेड हुआ। उनको भी पता नहीं है कि ये चीज उनके दिमाग में कहां से आई है, बट वो सबकॉन्शियस माइंड में, दिमाग के डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स के नीचे इतनी अंदर छुपी हुई है। और जब आपका अचेतन माइंड काम करता है, और जहां अचेतन माइंड इंट्यूशंस आती हैं, तो दैट इज केतु। तो राहु हियर can make the person absolutely a good researcher. He can have a knowledge of good occult science, जादू टोना, इन सब चीजों का वो बहुत बड़ा ज्ञाता हो सकता है। बट राहु यहाँ पे हेल्थ इश्यूज भी देता है, particularly related to stomach, related to abdomen, your genitals. So their problem could occur. Accident, person can be accident prone if not taken properly. So this is Rahu in 8th house. These people can be detective researchers, they can be in CBI, because ये सब चीजें अंदर जो चीजें छुपी हुई हैं उनको बाहर निकालने का काम करते हैं ये वाले पोजीशंस के लोग, डिटेक्टिव्स हुए, रिसर्चर्स हुए, या सीबीआई एजेंट्स हुए। सो कुंडली जागरण का स्थान जैसे आपने बोला। नाउ दिस इज राहु इन 8th हाउस। नाउ कम टू केतु इन 2nd हाउस। सेकंड हाउस इज वाणी। केतु सेकंड हाउस इज वाणी। तो कुछ केतु के जो रिजल्ट्स है वो कुछ चीजों से तो डिटैच कर देगा। हो सकता है फैमिली से डिटैच कर दे, हो सकता है वेल्थ से डिटैच कर दे, हो सकता है प्राइमरी एजुकेशन से डिटैच कर दे, हो सकता है फैमिली लाइफ उतनी कंफर्टेबल ना हो सकता है ईटिंग हैबिट्स अनऑर्गेनाइज हो। बट हैज रिलेटेड टू स्पिरिचुअल एक्टिविटीज, केतु इन 2nd हाउस विल डू गुड। एज फार एज केतु इन 2nd हाउस, इंसान की काली जुबान रहती है। अगर उसके मुंह से खुदा ना खास्ता कोई चीज निकल जाए, believe me, it is going to happen, it will take place. And Ketu here, if not properly placed, he could be a bad speaker, he could be using a harsh language, he could be using a vulgar speech, and he will be a straightforward in talk. मतलब वो सीजर जैसे काम करती है ना केतु, वो वाला काम कर देगा। एक मतलब एक मारी दो चीज, मतलब बात भी इतनी तीखी करेगा कि सामने वाले को वो तोड़ देगी, भेद देगी वो उसको। दिस इज केतु इन 2nd हाउस। सो केतु इन 2nd हाउस, राहु इन 8th हाउस, meditation is the only source. See, in most of the remedies for Rahu and Ketu, meditation is only source, because meditation is something which put you on a ground level, which connect you with the divine, and that is the ultimate power. So in most of the remedies, meditation is this. So this is Rahu in 8th house and Ketu in 2nd house. So आप आगे प्रोसीड करें। विनय जी, आपने काफी अच्छा बताया है 8th हाउस Yeah. राहु के बारे में, कि वो पॉजिटिव बता दिया कि साइंटिस्ट बनाता है, रिसर्चर बनाता है, वो कुछ भी नई चीज लेके आएगा। मतलब यूं कहें डिजायर जो होती है वो फिर इन्वेंशन का काम करती है, करेक्ट, और इन्वेंट करके लाती है। तो आगे बढ़ते हैं। तो राहु 9th हाउस में है और केतु जस्ट ऑपोजिट है, 180 3rd हाउस में केतु। जी जी। तो 9th हाउस में राहु क्या रिजल्ट देगा? तो 9th हाउस पहले क्या होता है हम इसको समझें। 9th हाउस होता है हमारे धर्म का स्थान, हमारा बिलीफ सिस्टम है, यहाँ पर हमारे पिताजी का स्थान है, हमारे गुरुजन का स्थान है, हमारी लंबी यात्रा है, फॉरेन का स्थान है, हमारे कहीं ना कहीं इसका रिलीजन जो कहते हैं वो भी स्थान है। और राहु यहाँ पर है यदि और पॉजिटिव रिजल्ट दे रहा है, तो आपकी लंबी यात्राएं होगी, काफी आप ट्रैवलिंग करेंगे लाइफ में, आप इतने ट्रैवल करोगे, आप सब चीज देखोगे, क्योंकि राहु आपको बहुत ट्रैवलिंग करवाता है। राहु 9th हाउस में भी पॉजिटिव है। आपके पिताजी के प्रति आपको बहुत लगाव रहेगा, क्योंकि राहु है तो आपका टेंशन वहां पर है, फोकस है, तो आपको पिताजी से लगाव रहेगा, पिताजी से भी आपको स्नेह मिलेगा, गुरुजन के प्रति आप सत्कार करेंगे, और आपकी हायर एजुकेशन करवाता है। आप मतलब पंचम भाव एजुकेशन है और 9th हाउस उसका पंचम से पंचम, तो आपकी हायर एजुकेशन होती है, मतलब मैं कहूँ पीएचडी हुई, आपकी ग्रेजुएशन में भी पीजी हुआ, पोस्ट ग्रेजुएशन, वो राहु है। और धर्म के प्रति आपको धर्म गुरु बना सकता है, आप पब्लिक स्पीकर बना सकता है,
क्योंकि इसके जस्ट ऑपोजिट केतु है, अभी हम उस पे आ रहे हैं, बट मैं कुछ क्वालिटीज को रिलेट कर रहा हूँ। और जी धर्म गुरु बना सकता है, आप धर्म के उपदेशक बन सकते हैं। जी। और यदि यहाँ पर राहु, और एक और चीज है, भाग्य जो है वो लक जो होता है वो 9th हाउस से देखते हैं, तो राहु यदि पॉजिटिवली है तो आपका लक साथ देगा। हम्म चूंकि लेकिन 9th हाउस में राहु है, और मैंने आपको बताया था 5th हाउस में भी राहु को अच्छा नहीं मानते, क्योंकि पूर्व हम्म पुण्य का कर्मों का स्थान है, उसी तरह 9th हाउस भी हमारे भाग्य का स्थान है, हम्म और पंचम से पंचम है। तो राहु यहाँ पर अगेन पितृदोष तो निर्मित करता ही करता है। तो हम्म ऐसे लोगों को देखा मैंने, जो राहु की एज है 42 है, बट हम्म 36 टू 42 तक राहु यहाँ पर रोकता है, आपकी हम्म ग्रोथ को रोकता है। और जैसे ही हम्म आपकी एज 36 क्रॉस होती है, 42 हम्म के बीच में आपको राहु रिलीज हम्म, कर देता है, तब जी आपकी ग्रोथ मल्टीपल होती है। तो एक जी। पितृदोष निर्मित हो रहा है, बट उसकी एक रेमेडी भी की, आपको उस एज तक रोकेगा राहु, और उसके बाद आपको हम्म रिलीज कर देगा, क्योंकि 36 शनि की एज है, और हम्म, राहु शनि का मित्र है, इसलिए वो 36 तक रोकता है। फिर वो जी जैसे ही 36 क्रॉस करता है, 42 टच के आसपास आता है, वो हम्म थ्रेशोल्ड टूट जाता है राहु का, और आप रिलीज हो जाते हैं। जी और यदि वहां राहु निगेटिव रिजल्ट दे रहा है, तो आपके हम्म पिताजी से विचार मतभेद करवाएगा, आपको हम्म गुरु का विद्रोही बना सकता है, आप गुरु की बात हम्म नहीं सुनोगे राहु यदि हम्म निगेटिव है। हम्म और आपकी हायर एजुकेशन में अड़चन आएगी, कहीं ना कहीं ब्रेक्स हम्म लगेंगे, ऑब्स्टेकल आएंगे, हम्म आपका भाग्य साथ नहीं देगा। आप जब भी लंबी यात्रा करोगे, आपको कहीं ना कहीं रुकावट आएगी, कोई ना कोई इश्यूज आएंगे। हम्म धर्म का स्थान है, तो आपको धर्म विद्रोही बना देगा, अगर यदि वो हम्म निगेटिव है तो आपको, आप एक धर्म के प्रति आपका विश्वास नहीं रहेगा। ऐसे लोगों को देखा मैंने कई बार, मल्टीपल धर्म को इन्वॉल्व रहते हैं, यदि वो निगेटिव है तो आप किसी हम्म एक धर्म पर टिकते ही नहीं हो। उनको लगता है हम्म कि नहीं, सब धर्म एक समान है, तो यहाँ नहीं वहां हम्म, चलो, वहां नहीं वहां चलो, वैसा है, बराबर। कट्टरता नहीं आती। और हम्म केतु इसके जस्ट ऑपोजिट है। तो केतु हम्म थर्ड हाउस जो होता है, वो हमारे कम्युनिकेशन का स्थान है। हम्म और केतु ये थर्ड हाउस में, तो मैंने ऐसे देखा, लोग पॉइंट टू पॉइंट बोलते हैं, ज्यादा नहीं बोलेंगे, हम्म बिल्कुल सटिक। हम्म आप बोलोगे यार ये इसने बिल्कुल एक बात बोली, लेकिन ऐसी बोली कि फिनिश। यस। तो हम्म पॉइंट टू पॉइंट बोलता है थर्ड हाउस केतु। हमारे हम्म छोटे भाई बहन का स्थान है, यंगर हम्म सिबलिंग्स जो कहते हैं। तो केतु हम्म यहाँ पर कई बार उनको अपन मतलब आपको जातक को डिटैच करता है, वहां से अलग करेक्ट। कर देता है, और हम्म आपको अपने जेंडर में सब में छोटे, या आप सब में हम्म बड़े रहो। और सेम हम्म विद 11th हाउस में भी, यदि मैंने उस टाइम बात करी थी केतु है, तो इधर हम्म केतु इन 11th हाउस और इन थर्ड हाउस, हम्म तो आप अपने जेंडर में सब में छोटे रहेंगे या सब में बड़े रहेंगे, ये एक करेक्ट। चीज देखी गई है। सेम विद राहु, हम्म राहु भी यदि 11th में है और थर्ड हाउस में, तो हम्म सेम। हम्म हम्म और थर्ड हाउस होता है हमारा एफर्ट्स का स्थान, तो यदि राहु केतु यहाँ पर बैठा है, तो आप एफर्ट्स हम्म में बहुत अच्छा रिजल्ट दोगे, आप काफी एफर्ट्स करोगे, जो चीज चाहोगे आप उसको पा सकते हो। हम्म ऑल टाइप ऑफ स्किल्स आती है थर्ड हम्म हाउस में, भले फिर वो कम्युनिकेशन स्किल हो, टेक्निकल हो, लॉजिकल हम्म हो, मैकेनिकल हो, हम्म एनालिटिकल हो, तो कोई ना हम्म कोई स्किल के आपको मास्टर बनाएगा केतु थर्ड हाउस। मतलब आप हम्म बाय बर्थ आप उस चीज के मास्टर रहो। हो सकता है वो बाद में करेक्ट। आपको दिखे कुछ टाइम बाद, हम्म बट आपको बाय करेक्ट बर्थ वो चीज केतु देता है यदि थर्ड हाउस में, क्योंकि पिछले जन्म के आप मास्टर थे, जहां पर केतु है करेक्ट। वहां पर आप मास्टर थे, तो आपको हम्म थर्ड हाउस की कोई ना कोई स्किल जरूर देगा आपको, ये हम्म उसका पॉजिटिव है। और निगेटिव, तो यदि वो निगेटिवली इन्फ्लुएंस है, तो आपके पराक्रम में कमी कर देगा, आपको आलसी बना देगा, आपके हम्म एफर्ट्स कहीं ना कहीं आप पूरे नहीं लगाओगे, जिसके कारण हम्म से आपको निगेटिव रिजल्ट मिलेंगे, क्योंकि राहु 9th हाउस में है, तो ऑलरेडी करेक्ट। पितृदोष तो बना हुआ है, और ऊपर से हम्म केतु ने भी निगेटिव रिजल्ट देना चालू कर दिया, तो हम्म वो पितृदोष पूरा हो जाता है, फिर आपकी हम्म ग्रोथ नहीं हो पाती। और आपकी हम्म फिर वो राहु की एज जो मैंने बताया 42, केतु की एज जैसे 48 है, तब तक वो हम्म ऑब्स्टेकल आती रहती है, और उसके बाद ही वो ग्रोथ होती है, यदि वो निगेटिवली इन्फ्लुएंस है राहु केतु एक्सिस थर्ड हम्म नाइन्थ में। हम्म अब हम आगे बढ़े तो राहु राहु इन 10th 10th हाउस में हाउस। आ चुके, और हम्म केतु 4th हाउस, तो अगेन ये केतु की पोजीशन जैसे 4 8 12, अगेन केतु 4th हम्म हाउस में आ चुका है, मतलब हम्म मोक्ष स्थान। तो हम्म 8 का तो हमने बात हो चुकी थी, 12th हाउस में भी केतु बात हो चुकी। अब केतु 4th हाउस है, राहु 10th हाउस, तो काफी बेस्ट पोजीशन है राहु केतु के लिए, क्योंकि 3 हम्म 6 10 11 में पाप ग्रह अच्छे रिजल्ट देते हैं। और हम्म दशम जो है हमारा 10th हाउस जो है, हमारा करियर का स्थान है, हमारा हम्म फेम है, हायर हम्म अथॉरिटी, हम्म रेपुटेशन है। हम्म और यहाँ पे राहु यदि पॉजिटिव रिजल्ट देगा, देता ही देता है, मोस्ट ऑफ द टाइम मैंने राहु देखा है 10th हाउस में काफी अच्छे रिजल्ट देता है करियर के लिए यस। खासकर। हाँ। आपको जो हाइट 10th हाउस राहु दे सकता है वो और कोई नहीं दे सकता, क्योंकि राजयोग। राजयोग है, राहु को इस टाइम में हम यूं कहें पॉलिटिक्स में ले जाता है आपको,
किसी कंपनी का सीईओ बना देगा, यदि आप बिजनेस में है तो एंटरप्रेन्योर बनाएगा, आप ग्रेट एंटरप्रेन्योर होगे। तो यस। काफी बेस्ट पोजीशन है राहु इन 10th हाउस। और खासकर ऐसे लोगों को देखा मैंने मोस्टली इन्वॉल्व बिजनेस में होते हैं, इनको जॉब करना पसंद नहीं आता, क्योंकि हायर अथॉरिटी की सुनना पसंद नहीं है। क्योंकि राहु 10th हाउस में तो कई बार या तो वो जॉब में रहेगा तो हायर पोजीशन पे पसंद है, क्योंकि वो ऑर्डर देना पसंद है, सीईओ या एमडी किसी कंपनी का। तो जॉब में दिक्कत देता है यदि आप लोअर पोजीशन पे, तो इसलिए ऐसे लोगों को देखा मैंने बिजनेस में ज्यादा इन्वॉल्व, बिजनेस ही करते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम। और राहु यहाँ पर आपको फेम देगा, आप जो नेम फेम रेपुटेशन सब चीज देता है राहु को, जो राहु को जीतना पसंद है, आपका फोकस है वहां राहु है। और इसके जस्ट ऑपोजिट, लेकिन हाँ निगेटिव बात करें या राहु निगेटिव रिजल्ट देता है, तो मैंने देखा कई बार जो जॉब में रहते हैं ना, उनकी जॉब बहुत जल्दी जल्दी स्विच होती है, वो जॉब जल्दी जल्दी चेंज करते हैं, कहीं पे भी 2 से 3 साल के अंदर वो जॉब बदल देते हैं, क्योंकि 36 मंथ्स जो है वो राहु का एक टेन्योर है। तो उसके बाद राहु जगह को चेंज करवाता है, या तो प्लेस चेंज करवाएगा या फिर आपकी जॉब चेंज करवाएगा, यदि आप जॉब में हैं तो। और बिजनेस में है तो फिर तो बहुत ही बढ़िया बात है, क्योंकि राहु 10th हाउस में। और केतु यहाँ पर 4th हाउस में, तो मोक्ष का स्थान है केतु का। 4th हाउस में हमारा मोक्ष का स्थान है, और केतु को बहुत पसंद है 4th हाउस। मतलब हम कहते हैं कि यहाँ पर पहले मैं पॉजिटिव नेगेटिव दोनों बताऊंगा। पॉजिटिव मतलब 4th हाउस जो होता है हमारे मदर का स्थान है, हमारे हैप्पीनेस है, हमारा कंफर्ट है, हमारा घर है, यहाँ पर लग्जरी है। और केतु यहाँ पर यदि नेगेटिव रिजल्ट दे रहा है फॉर एग्जाम्पल, तो आपको माता से अलग करेगा, क्योंकि वो डिटेच करता है। करेक्ट। और आपको आपके घर में भी आपको खुशी नहीं मिलेगी, क्योंकि आपका फोकस कहाँ है, जहाँ राहु है। तो आपको करियर में काफी अच्छी ग्रोथ मिलेगी, बट आपको घर बैठना नहीं पसंद। ऐसे लोगों को देखा मैंने जिनका राहु 10th हाउस है, 4th हाउस केतु, घर पे नहीं बैठ पाते, क्योंकि उनको खुशी तो वहीं मिलती है जहाँ राहु है। बट लेकिन देखा मैंने घर से भी ऐसे लोग कुछ काम करते देखे कि 4th हाउस केतु है तो कई बार मेंटल पीस मिलता है, तो घर से भी कुछ काम कर सकते हैं, ऐसे स्टार्ट करते हैं लोग। ऐसा भी देखा, यदि वो बिजनेस में है तो कुछ घर से भी बैठ के कुछ काम स्टार्ट करा। फिर आपको हैप्पीनेस कंफर्ट का स्थान है, तो आपको फील नहीं आने देता है। केतु यहाँ पर है तो आपको फील नहीं आता, भले आपके आपके आप कितना बड़ा बंगला हो, कितनी भी गाड़ियां हो आपके घर के सामने, बट आपको फील नहीं आए। एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, यदि किसी का 4th हाउस केतु है जी, तो वो उसको सब मिल रहा है, लेकिन जिस दिन वो चीज वो उसके पसंद की लाएगा, लाइक फॉर एग्जाम्पल हमारी बात हुई थी इस विषय पे, आलोक सर ने हमें उदाहरण भी दिया था कि शायद आलोक सर का ही 10th हाउस राहु है, 4th हाउस की, तो उन्होंने कहा था जिस दिन वो चीज के लिए मेहनत कर रहा है, फॉर एग्जाम्पल मैं कहूँ टीवी की बात करें, कोई बड़ा टीवी खरीदते हैं, और जिस दिन वो टीवी आएगा उस दिन वो खुशी नहीं मिलेगी, जिस दिन जिसके लिए हमने इतनी मेहनत करी। बराबर। तो 4th हाउस केतु हमें उन चीजों से अलग करता है, हमारे सुख में कमी करता है, हमें हमें माता से दूरी कर देता है। यदि पॉजिटिव है तो माता के प्रति हमारा लगाव भी रहेगा, माता से दूरी करेगा बट हमें लगाव भी रहेगा 4th हाउस केतु है तो। और ऐसे रेमेडी भी आती है 4th हाउस केतु यदि है 10th हाउस राहु है, तो हम बोलते हैं कि यार अपनी आप नेटिव प्लेस छोड़ो, आपकी बर्थ प्लेस को यदि आप छोड़ते हो तो आपकी ग्रोथ बहुत मल्टीपल होगी और काफी अच्छी होगी, क्योंकि केतु तब तक एक्टिव रहेगा। जैसे ही आपने अपनी बर्थ प्लेस छोड़ी, माता का स्थान छोड़ा, तो राहु एक्टिव हो जाता है। तो राहु को चाहिए काम, फिर आपको लाइफ में जो भी वेल्थ चाहिए, नेम चाहिए, फेम चाहिए, रेपुटेशन चाहिए, अचीवमेंट चाहिए, रिकॉग्निशन चाहिए, वो सब राहु देने को तैयार है। बट वो बोलता है, केतु बोलता है मेरी जगह छोड़ोगे तो राहु एक्टिव हो जाएगा। इसलिए मोस्ट ऑफ द टाइम यदि कुंडली में किसी के 4th हाउस केतु है और राहु 10th हाउस में, तो हम उसको रेमेडी बोलते हैं, कार्मिक उपाय कुछ मत करो, आप जहाँ आपकी बर्थ प्लेस है आप उससे दूर जाओ, एटलीस्ट 500 माइल्स तो जाओ, तो आपको राहु एक्टिव हो जाएगा, आपकी ग्रोथ हो जाएगी। तो काफी अच्छी पोजीशन है राहु की 10th हाउस में और केतु की 4th हाउस में। तो विनय जी हम आगे बढ़े तो आप 11th हाउस अब हम आखिरी दो घर जो हाउस बचे हुए हैं, राहु इन 11th हाउस एंड केतु इन 5th हाउस। तो देखिए, राहु तो है ही, राहु का दूसरा नाम ही डिजायर है, डिजायर फुलफिलमेंट है, उसको हर चीजें चाहिए है और किसी भी कीमत पे चाहिए। और ऐसा घर 11th हाउस की, किसी के कुंडली के 11th हाउस, जो कि 11th हाउस इज अ हाउस ऑफ विश फुलफिलमेंट, मतलब जो कि डिजायर्स है इंसान की, वो ग्रह कहलाता है 11वां हाउस। और 11वें हाउस में जनरली सभी ग्रह शुभ परिणाम देते हैं। और राहु के लिए पर्टिकुलरली ये हाउस इतना इंपॉर्टेंट है क्योंकि राहु इज एक्चुअली एपिटोम ऑफ डिजायर्स। और ये ग्रह अगर
डिजायर के घर में ही चला जाए तो ये उसके लिए एक वन ऑफ द बेस्ट पोजीशन है। जैसे कि हमने डिस्कस किया कि 3, 6, 10, 11 ये पाप ग्रह की अच्छी पोजीशन है, तो राहु की 11वें घर में पोजीशन इज सुपर पोजीशन फॉर विश फुलफिलमेंट। ऐसे नेटिव्स का ये देखा गया है कि अगर वो सिर्फ कोई इच्छा कर ले, सिर्फ कोई मन में इच्छा रख ले और उसको रजिस्टर कर ले और उसको भूल जाए, दैट विश इज गोइंग टू फुलफिल इन हिज लाइफ टाइम सम टाइम और अदर। ये उस Rahu in 11th house. Rahu in 11th house gives lot of money, lot of fame, lot of reputation. Only thing is depending upon कि राहु कौन सी राशि में बैठा है, कौन से नक्षत्र में बैठा है, ये डिपेंड करता है कि वो जो मीन्स ऑफ गेटिंग दैट मनी और मीन्स ऑफ गेटिंग दैट फेम इज कंसर्न, वो इलीगल होगा कि लीगल होगा, दैट इज अ क्वेश्चन। वो वहां पे एक इशू हर समय बना रहेगा, बिकॉज राहु इज इन पिक्चर एंड राहु कैन डू एनीथिंग एंड कैन गो टू एनी एक्सटेंट। सो इट डजेंट मीन कि राहु है तो वो एक लीगल रास्ता ही इख्तियार करेगा, ऐसा नहीं है। राहु कोई भी रास्ता इख्तियार कर सकता है वो विश फुलफिलमेंट के लिए, बट दिस इज वन ऑफ द बेस्ट पोजिशन। यहाँ पे जिन जातकों का राहु 11th हाउस में होता है वो बिग बड़े कॉर्पोरेट्स में काम करते हैं, बड़े कॉर्पोरेट से रिलेशन होते हैं, फ्रेंड सर्कल बहुत बड़ा होता है, दे कैन अर्न मनी फ्रॉम द फॉरेन लैंड, दे हैव गुड कॉन्टैक्ट्स फ्रॉम द फॉरेन पीपल्स, they are either the youngest or the eldest in their own gender in their family. सो बड़े भाई से उनको प्यार मिलता है इफ राहु इज नाइसली प्लेस्ड। एंड ये इट इज ऑल्सो सीन दैट सपोज राहु इन 11th हाउस और आपकी राहु की महादशा लेटर स्टेज ऑफ द लाइफ लग रही है, सोने में सुहागा है, सोने में सुहागा है, बिकॉज राहु एंड केतु एक्चुअली गेट एक्टिवेटेड एट द एज ऑफ 42 फॉर राहु एंड 48 फॉर केतु। तो मान लीजिए किसी नेटिव की राहु की महादशा 42 के बाद लगती है, तो उसके लिए ये बेस्ट पीरियड लाइफ में शुरू हो जाएगा, क्योंकि जब तक यहाँ पे आते आते वो इतने सब चीजें महादशाएं क्रॉस करके चुका होता, उसके पहले मंगल, चंद्र, सूर्य, शुक्र, केतु सबको क्रॉस करके वो 42 48 में जब राहु केतु की महादशा में आता है तो वो एक परिपक्वता उसमें उस इंसान में आ जाती है। और जब उसमें राहु की महादशा शुरू होती है तो राहु जो इल्यूजन देता है या केतु में जो उसके इल इफेक्ट्स है वो उससे इल इफेक्ट्स के जाल में ना आता हुए वो करेक्ट डिसीजंस लाइफ में लेता है, एंड बेसिस दैट करेक्ट डिसीजंस he can succeed in life, and that could be the story from rags to riches, Rahu in 11th house. So lot of earning हो सकता है कि उस इंसान के 11वें हाउस में जिसका राहु हो उसकी अर्निंग हर मंथ पे सेट नहीं हो कि हर मंथ पे सैलरी नहीं आ रही हो, बट उसको अनएक्सपेक्टेड गेन कब कौन सा कहां से हो जाए ही नेवर नो। एंड राहु इन 11th हाउस इज अ ब्यूटीफुल पोजिशन। और जैसे कि हम बोल रहे हैं कि ये सस्पेंस के ग्रह हैं, ये सडन के ग्रह हैं, तो ऐसे बहुत से इंसिडेंट्स देखे हुए हैं कि कोई एक छोटा सा कैमरा मैन किसी बहुत बड़े डायरेक्टर के साथ 15 साल पहले काम करता था, उसकी उससे अच्छी रेपुटेशन थी, उसके बाद 15 साल उनका कोई कांटेक्ट नहीं हुआ, और एक बार डायरेक्टर को ऐसा कुछ हुआ कि उसके बच्चे की याद आ गई कि यार वो 15 साल पहले एक लड़का मेरे साथ काम करता था, उसको बुला लूं। ये जो लड़का 15 साल पहले काम करता था जिसको डायरेक्टर ने 15 साल बाद बुलाया क्योंकि उसके काम से वो खुश था, और उस दिन से उस लड़के की लाइफ चेंज हो गई। दिस इज राहु। राहु उस छोटे से जो लड़के 15 साल पहले, आज उसकी राहु की महादशा शुरू हो गई है, इसलिए ऑल ऑफ ए सडन एक ऐसा इवेंट हो गया जिसके कारण उसने पूरी लाइफ 180 डिग्री चेंज हो गई, और उसको उस लेवल से ऊपर जाने में फिर कोई नहीं रोक सका। सो दिस इज अ फ्रैक्शन, मतलब 1-2 महीने के अंदर, 15-20 दिन के अंदर आपकी लाइफ में पूरे चेंजेस आ जाते हैं। एंड दिस आई हैव सीन in so many kundlis, Rahu in 11th house and 5th in Ketu in 5th house. Now let us talk about Ketu in 5th house. So 5th house is a house of a purva punya. 5th house is a house of a mantra. और केतु जैसा आध्यात्मिक ग्रह अगर ऐसे स्थान पे बैठ जाए तो ऐसा इंसान मंत्र में बहुत पावरफुल होता है। he can use he can have that power of mantra because he know how to use it, how to recite it. He knows it very well because mantra is not just only mantra और वो सिर्फ एक लैंग्वेज में लिख दिया है। इट ऑल्सो डिपेंड अपॉन कि आप उसको किस मॉड्यूलेशन ऑफ वॉइस से रिसाइट करते हो, बिकॉज व्हेन यू रिसाइट मंत्र फ्रीक्वेंसी प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल, एंड केतु इन 5th हाउस gives that different power to that native to use that power of mantra. So he will be exceptionally good in mantras as far as Ketu in 5th house is concerned. Ketu in 5th house problem is person will be detached from his children. उसको बच्चों में उतना इंटरेस्ट नहीं रहता है, नॉट दैट ही इज डूइंग इट पर्पसली, बट इनहेरेंटली उसको वो
उसमें वो टच नहीं है, उसको डिटैचमेंट होगा चिल्ड्रन से, देन उसको एजुकेशन में भी हो सकता है ब्रेकेज मिले, हो सकता है लव लाइफ में भी कंफर्टेबल ना हो, उसमें भी ब्रेक्स मिले। स्पेकुलेशन, इट इज एडवाइजेबल दैट केतु इन फिफ्थ हाउस इक्विटी में ना इन्वेस्ट करे, एंड दे बेटर दे इन्वेस्ट इन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स, क्योंकि इक्विटी में हो सकता है कि कोई सडन चीज ऐसी हो जाए एंड दे गेट इनटू अ लॉस। सो केतु इन फिफ्थ 11th राहु इज exceptionally beautiful, provided they do not choose unfair means and take the help of meditation at every part of their life. So 11th Rahu will create wonders. Ketu in fifth house, as far as mantra and adhyatmic things are concerned, it is absolutely good. But has regards to children, had regards to breakage in education at some point in time, or has regard to love affairs, love matters, हो सकता है वहां पे कुछ चीटिंग के चांसेस हो, सो यू शुड बी डबली कॉशियस. So this is the results of Rahu in 11th house and Ketu in fifth house. Now let us move to the last house, which is the 12th house. 12th हाउस में राहु जाएंगे और इस तरफ छठवें हाउस में केतु आ जाएंगे. राहु की कैरेक्टरिस्टिक्स आपको पता है, 12वें की जो 12th हाउस, ये हाउस लास्ट हाउस है 12 हाउस में से, और ये जैसे हम काल पुरुष की कुंडली की बात करें तो पूरा एक मेष राशि से लेके जब मीन राशि का चक्कर पूरा खत्म हो जाता है, तो यहां से एक्चुअली ये भी आप उसको दूसरे एंगल से देखोगे तो यहां से आपकी आत्मा शरीर को छोड़ते हुए एक दूसरे वर्ल्ड में एंटर करती है, क्योंकि आपने पूरा एक चक्कर काट लिया है काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से. अदरवाइज ऑल्सो 12th हाउस इज अ हाउस, इसको ये भी बोलते हैं कि ये जेल भी है, दिस शोज जेल ऑल्सो. 12th house is a wasteful expenditures also. This could be wasteful also, this could be constructive expenditures also. मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूं कि ये योग का स्थान भी है, ये भोग का स्थान भी है, ये आश्रम का स्थान भी है, ये जेल का स्थान भी है, ये खर्चे का स्थान भी है. अब ये खर्चा आश्रम के लिए होगा, या ये किसी वेस्टफुल एक्सपेंडिचर होगा, या ये किसी भोग के लिए होगा, दिस विल डिपेंड कि हाउ राहु इज प्लेस्ड हियर और उसके एस्पेक्ट्स क्या है और कौन से नक्षत्र में है. तो ये डिपेंड करता है कि राहु वेस्टफुल एक्सपेंडिचर. 12th हाउस इज हाउस ऑफ बेडरूम ऑल्सो. 12th हाउस इज अ हाउस ऑफ स्लीप ऑल्सो. 12th house is a house of bedroom pleasures also. So Rahu here can bring aggression. Rahu here can bring ego in sexual matters, which is not good for marriage. So it can lead to disharmony in marriages also, in that relations also. So यहाँ का Rahu has to be handled properly, because what is a taboo for Rahu in 12th house, we should not do that. So you have to handle Rahu here. सो वेस्टफुल एक्सपेंडिचर्स ना हो, आपका मेडिटेशन की तरफ ध्यान हो, जिससे कि राहु यहाँ पे कंट्रोल होगा. अदरवाइज अगर यहाँ का राहु नेगेटिव है तो बहुत सारे वेस्टफुल एक्सपेंडिचर्स होंगे, पैसा पानी की तरह बहा जाएगा, हॉस्पिटलाइजेशन होगा, मल्टीपल अफेयर्स में खर्चा होगा, पूरा पैसा आपका लिकर भोग में जाएगा, क्योंकि ये भोग है. यहाँ पे शुक्र उच्च के रहते हैं, तो ये एक भोग का स्थान है. तो अगर उसको ठीक से मैनेज नहीं किया, और राहु तो डिजायर है, राहु को तो चाहिए सब भोग है, तो ये तो उसके लिए एक्चुअली अच्छी जगह है कि सिंफुल एक्टिविटीज कर सकता है रिलेटेड टू एवरी मैटर्स. एंड दिस इज अ वेल गुड प्लेस फॉर राहु इफ he wants to use unfair means and just want to mint money and just want to life को अगर सुख भोगना ही सिर्फ वो इंटेंशन है. बट अदरवाइज दिस इज अ वर्स पोजिशन फॉर राहु. अगर यहाँ पे राहु को नहीं संभाला गया तो बहुत गलत रिजल्ट्स मिलेंगे. एंड सिमिलरली विन सिक्स्थ हाउस केतु सिक्स्थ हाउस इज ऑलवेज गुड रिजल्ट्स इन टर्म्स ऑफ योर डिसीज, इन टर्म्स योर शत्रु हंत्रा, जो शत्रु को वहां पे वो नाश करता है. In terms of your Ketu in sixth house, I have seen that people are very good lawyers also. People are very good lawyers also. They are into position where in good position in judicial systems. So in medical professions also they are doing very good. They are very good surgeons also, because Ketu in sixth house, Ketu is actually called the Caesar. So they do very good with Caesar. सो शत्रु यहाँ पे नहीं टिक पाते हैं, डिसीज नहीं होती है, लोन लेने में वो इंट्रोवर्ट टाइप का रहता है, वो लोन जनरली केतु इन सिक्स वो लोन लेता नहीं है. अगर ठीक से प्लेस नहीं है तो फिर वो लोन इतने ज्यादा लेगा कि वो चुका नहीं पाएगा. उसके ये इफेक्ट्स भी हैं. As regarding to profession, these people can be good surgeon also, because sixth house is a house of law also. So they could be good advocate also, they could be good judge also.
So this is Ketu in 6th house and Rahu in 12th house. So this is all these are the different position that we discussed कि हमने अलग अलग positions में अलग अलग भावों में राहु पहले से 12वें घर में कैसे करता है और सब्सिक्वेंटली 180 डिग्रीज के अंतर पे केतु कैसे करता है. देखिए ये ग्रह ऐसा नहीं है कि ये पाप ग्रह होने के बाद ये अच्छे रिजल्ट्स नहीं देते हैं. ओनली थिंग इज, since we know this science, since we know this ancient supreme science which is called astrology and which is called Vedic astrology. So और जब हम जानते हैं, हमको पता है, तो why not take a remedial measure at a proper time और उन चीजों से रिफ्रेन करें जिससे कि हमको वो चीज को या उस घर के उस ग्रह के उस प्लैनेट के इल इफेक्ट हैंडल करने में आसानी हो. सो विनय जी, दैट इज मेरे को ऐसा लगता है यहाँ पर कि आपने जो बताया उसमें एक इम्पोर्टेंट और है कि राहु केतु जो एक्सिस है वो हमारा पिछले जन्म का कर्मा के साथ साथ इस जन्म का कर्मा भी बताता है. मतलब पास्ट हमारा जो कर्मा, केतु पास्ट है हमारा और राहु हमारा प्रेजेंट है. तो इस जन्म में हमें जहाँ फोकस करना है वो राहु है. तो हमें मुझे लगता है जहां तक यदि कुंडली सामने आती है तो राहु केतु एक्सिस जो हाउस है वो उसकी जीवन की यात्रा बताते हैं ऑलमोस्ट, कि उसको क्या पाना है, वो क्या पा चुका है पास में. तो ओवरऑल उसको अपनी कहते हैं ना, गोल समझ में आता है, तेरा गोल क्या है, उसको कहाँ से तकलीफ आएगी और कहाँ से उसको रिजल्ट मिलेंगे, कहाँ से उसको रिवार्ड मिलेगा, वो समझ में आ जाएगा. साथ साथ 3, 6, 10, 11 जो हाउस हमने बात करी वो राहु के लिए अब बेस्ट पोजीशन है. तो इन जनरल हम कुंडली देखें 3, 6, 10, 11 में राहु है तो भैया आपकी आधी से ज्यादा समस्या तो खत्म हो गई. क्योंकि वहां हम जनरल बात करें अभी विदाउट एनी राशि, विदाउट एनी ग्रह एस्पेक्ट. तो और एक और चीज है, राहु केतु यदि समस्या देते हैं, मैंने देखा तो उनकी एज तक खासकर वो रोकते हैं. लाइक राहु की एज जो 42 है, केतु की एज 48 है, तो वो उस एज तक आपके ग्रोथ को रोकते हैं. तो जैसे ही वो एज टच करते हो आपको थ्रेशोल्ड तोड़ देता है. तो इसलिए आपको लेट एज में यदि केतु की महादशा मिल रही है तो काफी अच्छी बात है, क्योंकि आपको वो मुक्ति के लिए आई है, आपको मोक्ष दिलाने आई है, क्योंकि अध्यात्म का प्लेनेट है. आप 48 एज टच कर लिए, मतलब आप ऑब्वियसली आपने लाइफ में काफी कुछ चीजें गोल्स अचीव कर ली. अब आपको वैराग्य की तरफ जाना है, अध्यात्म की तरफ जाना है. तो काफी हम कुछ चीजें समझ सकते हैं विदाउट मतलब जनरल हम कुंडली को लेकर. तो देखिए पंकज जी, ये एक्चुअली जो राहु केतु है ना, देखिए अगर आप हमारा जो इस धरती पे आना है, ये राहु से शुरू होके केतु की तरफ जाना है. मतलब हम डिजायर से लेके लिबरेशन की तरफ का ये जो जर्नी ट्रेवल कर रहे हैं, दिस ही मेरी छोटी सी डिजायर भी राहु है और मेरी बड़ी डिजायर भी राहु है. और मेरे को जो लाइफ में दुख आ रहा है वो मेरे डिजायर्स के कारण आ रहा है. अगर मैं सब कुछ जानते हुए भी, मैं जानता हूँ कि ये दुनिया, ये सब माया है, उसके बाद भी मैं इस माया में लिप्त हूँ. मैं इस चीज से बाहर आना नहीं चाहता हूँ. मेरे को अंत भी पता है इसका क्या होने वाला है, उसके बावजूद भी मैं डे डे इन एंड डे आउट इसी डिजायर्स में जी रहा हूँ. तो ये राहु का इफेक्ट है. मैं सच्चाई पहचानने में कहीं ना कहीं गलती कर रहा हूँ. तो और ये क्या होता है कि हर इंसान के साथ ऐसा ही होता है कि हम डिजायर्स में बंधे हुए रहते हैं, क्योंकि एक डिजायर्स खत्म हुई कि दूसरी डिजायर्स आई. लाइफ में जब राहु और केतु जहां भी प्लेसमेंट हो, जब वो दुख आदमी के लाइफ में आते हैं राहु के केतु के द्वारा, और राहु और केतु के द्वारा उनका 180 डिग्री पे इस तरह से प्लेसमेंट है कि वो आदमी को एक एट वन पॉइंट इन टाइम ये रियलाइज करा देते हैं, सूनर और लेटर, कि इस दुनिया का जो सत्य है वो कुछ अलग ही है. और वो सत्य सबको एक ना एक दिन समझना ही पड़ेगा. अगर आपको एक परमा आनंद की बात कर रहे हो, या आपको आनंद की बात कर रहे हो, या कंटेनमेंट की बात कर रहे हो, वो आपको किसी भी मटेरियलिस्ट चीज में नहीं मिलेगा. वो राहु में कभी नहीं मिलेगा आपको, वो जिसकी आप बात कर रहे हो, जो आप आत्मिक सुख या आत्मा के सुख की बात कर रहे हो. और हम ये भी बात करते हैं कि हम जब हमारे प्राण छोड़ते हैं बॉडी से, तो उसकी प्राण की एक गति होती है. जब हम कोई भी किसी की भी मृत्यु होती है, जब आत्मा शरीर छोड़ती है, तो उसकी एक गति होती है. वो गति, दैट गति, उस गति की जो आत्मा की जो गति है, वो उस पर डिपेंड करता है कि मेरे को अगला जन्म कौन सा मिलेगा. सो वो जितनी आत्मा जितनी प्यूरिफाई होगी और उस आत्मा को जितना रियलाइजेशन हो चुका होगा इस लाइफ एंड बर्थ के साइकिल के बारे में, वो उतनी ही मैच्योर्ड आत्मा होगी, वो उससे उतने ही लेवल की आत्मा होगी. और उसका अगला जन्म होगा या नहीं होगा, अगर हो सकता है उसको मोक्ष मिल जाए, या हो सकता है कि कुछ थोड़ा बहुत लेना बचा होगा, तो हो सकता है कि कुछ एक आधा जन्म हो और उसके बाद मोक्ष मिल जाए. बट सच पीपल्स आर ऑन अ वेरी हायर प्लेन. These people are on a very higher plane.
जो कि इवॉल्व हो चुके रहते हैं बहुत ज्यादा लाइफ के ट्रायल्स फेस करने से बिकॉज ऑफ राहु एंड केतु. एंड हैज यू मूव अवे फ्रॉम राहु एंड गो टुवर्ड्स केतु, आपको मोक्ष मिलेगा, आपको लिबरेशन मिलेगा, आपको लाइफ जीने में मजा आएगा, लाइफ में कंटेंटमेंट मिलेगा. सो विथ मतलब प्रॉपर ओवरऑल स्पिरिचुअल पाथ पे होना ही चाहिए हम लोग, तो ही हम. हाँ, स्पिरिचुअल पाथ होना चाहिए. इसका कारण ही यह है क्योंकि हमारा पर्पज ही इस जीवन में आने का वो है. हम Yes. इस दुनिया में धरती में बहुत छोटे से पीरियड के लिए आए हैं और हमारा पर्पज ही वो है. और ये रियलाइज सिर्फ राहु से केतु तक की जर्नी ही करा सकती है. देखिए मैंने आपके अपने शुरू के पहले बताया, राहु वो जो है जो हरि से दूर ले जाए, केतु वो है जो हरि के पास ले जाए, जो राम जी के पास ले जाए, जो गुरु के पास ले जाए वो केतु है, और जो इन लोगों से मेरे को दूर ले जाए वो राहु है. सो बहुत ये जो हमारा जीवन है ये राहु से केतु तक का जीवन है. तो विनय ठीक है विनय जी, आपने पंकज जी. काफी कुछ एक्सप्लेन कर दिया डीप में मेरे ख्याल से. बहुत अच्छा रहा, और हमें श्रोताओं को भी, हम सभी को धन्यवाद देंगे थैंक यू. जो यहाँ पर थैंक आए यू हैं. ऑल. थैंक यू ऑल द लिसनर्स एंड दोज जो लोग ने अपना समय निकाल के इस हमारे सीरीज ऑन राहु केतु को देखा. थैंक यू सो मच फॉर देयर पेशेंट लिसनिंग, एंड थैंक यू वंस अगेन फॉर टू एस्ट्रोलोग, यस. टू श्री आलोक खंडेलवाल. आलोक खंडेलवाल जी के पापा, जिन्होंने जिन्होंने आलोक जी को बाय बर्थ एस्ट्रोलॉजी इसमें दी, इनहेरेंसी में दी. श्री श्री रविशंकर गुरु महाराज, जिनके की विजन से, जिनके की आशीर्वाद से हम सब ये सीख पाए और आगे भी सीखते रहेंगे. सो थैंक यू ऑल ऑफ यू, एंड थैंक यू वेरी मच. We actually enjoyed this session. Hope you people also have enjoyed this session. And thank you थैंक यू everybody. एवरीवन, एंड थैंक यू आलोक सर, Thank you Alok sir. एंड थैंक Bye. यू व्यूअर्स. जय गुरुदेव. बाय बाय. Bye. Bye.